चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बोर्स एटॉमिक मॉडल में एक चीज हमने एज्यूम करा था कि न्यूक्लियस जो है वो इनफाइनाइट साइज का है, इनफाइनाइट मास का है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस को हमने स्टेशनरी माना था और उसके चारों तरफ में हम इलेक्ट्रॉन को मूव करा रहे थे। अब न्यूक्लियस को स्टेशनरी रहना कोई लॉजिक मतलब ये लॉजिकल डिबेट, लॉजिकल थिंग हो सकता है बट प्रैक्टिकल थिंग नहीं हो सकता। प्रैक्टिकल का मतलब थिंग कहने का मतलब क्या है कि जैसे अगर आप देखोगे कॉम्बाइंड मास सिस्टम पे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन उन दोनों को मिला के अगर हम एक सिस्टम की बात करते हैं तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो स्टेशनरी रहेगा। और उस सेंटर ऑफ मास के अबाउट पूरी की पूरी सिस्टम को क्या करना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, जैसे आप ग्रेविटेशन में बाइनरी मास सिस्टम के लिए करते हैं। तो सेंटर ऑफ मास स्टेशनरी रहेगी बट न्यूक्लियस स्टेशनरी नहीं रहेगा। बट हाँ, एक चीज़ है, अगर एक मास बहुत हैवी हो कंपेयर टू दी अदर, जो कि यूजुअली होता है, क्योंकि जो सबसे लाइटेस्ट न्यूक्लियस आप अज्यूम कर सकते हैं वो एक हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन की भी मास जो होती है, हाइड्रोजन की न्यूक्लियस की जो मास होती है वो इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 1800 गुना ज़्यादा है। इसलिए सेंटर ऑफ मास ऑलमोस्ट आपके न्यूक्लियस के अंदर ही चली जाती है पूरे सिस्टम की। मतलब सिस्टम मतलब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन को मिला के जो सिस्टम लेते हैं, उस सिस्टम के लिए अगर आप सेंटर ऑफ मास देखोगे तो वो ऑलमोस्ट न्यूक्लियस में चला जाता है। बट अगर मान लो कि हाइपोथेटिकली हम ऐसा सिचुएशन को अज्यूम करें जहां पे न्यूक्लियस की मास जो है वो कंपेरेबल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाए। हाइपोथेटिकली ऐसे क्वेश्चंस आपको दे सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को हमने रिप्लेस कर दिया एक और पार्टिकल से जिसकी चार्ज एकदम सेम है इलेक्ट्रॉन की जितनी, बट मास उसका कुछ गुना ज़्यादा है, जैसे 200 गुना ज़्यादा हो गया या 400 गुना ज़्यादा हो गया। तो अब बताओ कि आपके बोर्स थ्योरी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो यही वाली टॉपिक को हम डिटेल में एक बार डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। आप हेडिंग डालिए, इस चीज़ को पहले लिखेंगे हम, ठीक है? लिखिए, इफेक्ट ऑफ फाइनाइट साइज, फाइनाइट मास लिखिएगा, फाइनाइट मास ऑफ न्यूक्लियस ऑन बोर्स थ्योरी। तो अभी सिचुएशन क्या है हमारे पास, व्हाट वी हैव इज हम न्यूक्लियस को किसी एक जगह पे दिखा देते हैं। लेट्स कंसीडर दिस इज द न्यूक्लियस, और इसको कनेक्ट करता हुआ यहाँ पे एक लाइन जिसमें यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रॉन को दिखा रहे हैं। दिस इज इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज न्यूक्लियस जिसके पास Z चार्ज है। Z हम उसके एटॉमिक नंबर को मान रहे हैं। इस कंबाइंड मास सिस्टम की जो न्यूक्लियस हो सेंटर ऑफ मास होगी वो कहीं यहाँ पे आप मान सकते हो। दिस इज द सेंटर ऑफ मास का लोकेशन। और इंडिविजुअली ये डिस्टेंसेस अगर आप फाइंड करना चाहते हैं बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। अगर टोटल डिस्टेंस को आप R चूज कर रहे हो तो अकॉर्डिंगली हम कैलकुलेशंस बहुत इजीली कर सकते हैं कि अगर मान लेते हैं हम यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस, मतलब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की जो सेपरेशन है, इस डिस्टेंस को मैं स्मॉल r चूज कर लेता हूँ। तो आप इंडिविजुअली दोनों के लिए ही डिस्टेंसेस आराम से बता सकते हैं। ये वाले डिस्टेंस को अगर मैं रेडियस ऑफ न्यूक्लियस के लिए RN लिखूं, और ये वाले डिस्टेंस के लिए अगर रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए मैं RE लिखूं, तो इंडिविजुअली ये सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट से हम ये डिस्टेंसेस इजीली बता सकते हैं। तो ये डिस्टेंसेस कैसे दिखेंगे आपको, हाउ विल यू सी दिस डिस्टेंसेस? अगर मुझे RE चाहिए, रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसकी वैल्यू को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास आप डिवाइड कर लो। सो दिस विल बी मास ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय मास ऑफ अच्छा, न्यूक्लियस के मास के लिए एक काम करते हैं, जस्ट बार बार लिखना पड़ेगा, इसको कैपिटल एम लिख देते हैं। दिस इज कैपिटल एम डिवाइडेड बाय स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, एंड दैट मल्टीप्लाइड विद R। और रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ न्यूक्लियस के लिए अगर हम बात करें तो दिस कैन बी रिटन एज स्मॉल एम बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम मल्टीप्लाइड विद आर। ये जो सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट हैं इसको आपको पता होना चाहिए। इसमें मैंने क्या एज्यूम करा है, मैंने एज्यूम ये करा है कि स्मॉल एम हमारी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और कैपिटल एम हमारी मास ऑफ न्यूक्लियस है। आप इसी से देख सकते हो, इसी कैलकुलेशन से देखो, आपको अपने आप ही अंदाजा हो जाएगा। ये वाली रेशियो प्रैक्टिकली अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट वन के जितना ही है, ऑलमोस्ट वन के जितना है नहीं है ये वन के जितना? हाँ सर। है यस ना? सर। इसलिए यस ये सर। वाली रेडियस और डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन ये ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम हो जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सेंटर ऑफ मास एक्चुअली यहाँ नहीं है, सेंटर ऑफ मास यहीं पे ही है, यहाँ पे। अब अगर सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है तो इसका मतलब न्यूक्लियस क्या है, स्टेशनरी है, हम यही मानते हैं। जो कि थ्योरेटिकली गलत हो सकता है बट प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस से नहीं आती है। तो अभी फिलहाल के लिए हम इसी चीज़ को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मास है तो मतलब उसकी वजह से फर्क क्या पड़ता है हमारे थ्योरी में, या रिजल्ट जो हम ऑब्टेन करते हैं, जैसे रेडियस ऑफ ऑर्बिट कितनी होगी, मतलब कि nth nth ऑर्बिट में कितनी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी। तो ये सारी चीज़ों को हम एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जहाँ पे आप फाइनाइट साइज ऑफ न्यूक्लियस फाइनाइट मास ऑफ न्यूक्लियस कंसिडर कर रहे हो। एक बार मैं इन दोनों की ऑर्बिट को एक बार दिखाता हूँ, आप चेक करो। लेट्स जस्ट शो दी ऑर्बिट वंस,
कि दोनों किस किस ऑर्बिट में घूम रहे होंगे, वो एक बार जस्ट दिखाते हैं, यहाँ पे चेक करो। तो पहले तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट को दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ये थोड़ी बड़ी ऑर्बिट है, और साइमल्टेनियसली मैं यहाँ पे इस प्रोटॉन के ऑर्बिट को भी यहाँ पे शो कर रहा हूँ। ये इसकी छोटी ऑर्बिट है। इसका थोड़ा सा छोटा ऑर्बिट दिखा रखा है, ठीक है। अब सिचुएशन होगा क्या? सिचुएशन ये होगा कि जैसे जैसे, अगर आप देखोगे प्रोटॉन, सोचो कि एक मोमेंट पे यहां से यहां मूव करके आ गया, वो यहां से यहां मूव करके आ गया, उसी मोमेंट पे हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर से शिफ्ट करके इधर आ चुका होगा। दिस इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट फ्रॉम हियर टू हियर, ताकि आपको ये दिखाई दे कि जो सेपरेशन बिटवीन, जो सॉरी, जो सेंटर ऑफ मास है वो स्टेशनरी रहेगा। क्या आप देख पा रहे हैं? सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही मैंने घुमाया है पूरे सिस्टम को। हाँ यस। सर। ठीक है। तो अब इसके लिए कुछ एक अलग वेलोसिटी होगी। दिस विल हैव सम वेलोसिटी विच इज वेलोसिटी ऑफ न्यूक्लियस, वी एन कह सकते हैं। दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको आप वी ई कह सकते हो। दोनों अपनी अपनी स्पीड से चल रहे होंगे, बट एक चीज दोनों के लिए कॉमन होगी, और वो कॉमन क्या होगी? एंगुलर वेलोसिटी, राइट। हाँ सर। एंगुलर यस वेलोसिटी सर। दोनों के लिए कॉमन होगी, क्योंकि दोनों ही सेम एंगुलर डिफ्लेक्शन इनकाउंटर कर रहे हैं, देखो। तो ये एंगुलर वेलोसिटी को अगर आपको निकालनी है, तो आप यहाँ पे वी एन डिवाइडेड बाई आर एन भी लिख सकते हो, या फिर इसी को आप वी ई डिवाइडेड बाई आर ई भी लिख सकते हो, एक ही चीज होगा। तो अब हमें करना क्या है? कैलकुलेशन वाला पार्ट बहुत ही सिमिलर है। कैलकुलेशन वाले पार्ट में क्या करना है आपको? आपको नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन में जब आपको लिखना है नेट फोर्स, मतलब कि जो न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्टिव फोर्स मिल रही है, उसको मास इनटू एक्सेलरेशन लिखेंगे। और ये पहला लॉ बनेगा हमारे लिए। और दूसरा लॉ कौन सा है? दूसरा लॉ अपने पास एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का है। बस ये ध्यान रखना है कि एंगुलर मोमेंटम में आप सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के पास एंगुलर मोमेंटम नहीं है, न्यूक्लियस के पास भी आपके पास एंगुलर मोमेंटम है। तो दोनों पार्टिकल सिस्टम के लिए कंबाइंड लिखेंगे हम, ठीक है। तो अब हमारे पास सिचुएशन क्या बनेगा, देखो। फ्रॉम बोर्स पॉस्टुलेट, एक एक करके करें। सो फ्रॉम बोर्स पॉस्टुलेट, बोर्स पॉस्टुलेट, क्या क्या इक्वेशन बनेंगे हमारे पास? पहला पहला ये बनेगा कि जो नेट फोर्स है, फोर्स की वैल्यू को हम m इंटू ओमेगा स्क्वेयर इंटू आर, ये आर हमारे इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट का है, तो इसलिए आर ई लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करोगे अगर आप, तो क्या इक्वेशन बनेगा? के जेड ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर। एल एच एस में देखो कोई चेंज नहीं है, बट आर एच एस में अब फर्क पड़ेगा। आर एच एस में क्या क्या हमने ध्यान से देखो, दिस इज एम ओमेगा स्क्वायर और रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट। इसकी जगह पे अब क्या आएगा? कैपिटल एम डिवाइडेड बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम मल्टीप्लाइड विद आर आ गया। इसी को थोड़ा सा रीअरेंज करें तो आप क्लियरली अब एक इंटरेस्टिंग चीज देख पाओगे। यहाँ पे स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम डिवाइड बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम मल्टीप्लाइड विद ओमेगा स्क्वायर इंटू आर आ चुका है। आप देखो, ये स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम क्या है? रिड्यूस मास है। रेडियस मास। हाँ तो सर। इसको हम क्या कर सकते थे? इसको म्यू से रिप्लेस कर सकते थे, तो ये हो जाता म्यू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। इसका मतलब पहला पॉस्टुलेट का एलएचएस जो है, देखो ये बिल्कुल अनचेंज्ड है। एलएचएस पहला पॉस्टुलेट का। बस आरएचएस में हमने क्या किया है? बस आरएचएस में हमने यहाँ पे जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता था, वहां पे रिड्यूस मास आ गई है। सो दिस इज द फर्स्ट चेंज दैट वी सी ओवर हियर। अब हम एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं ऑल्सो। ऑल्सो अब हम एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम लिख रहे हैं। एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या होनी चाहिए? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच ओवर टू पाई होनी चाहिए। ये ध्यान रखो कि एंगुलर मोमेंटम सिस्टम की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के अकेले की नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के साथ साथ अब न्यूक्लियस भी चक्कर काट रहा है। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा? सिंस दोनों पार्टिकल्स ट्रांसलेशन में, तो आप ऐसे लिख सकते हो। आप ऐसा लिख सकते हो कि भाई इलेक्ट्रॉन की जो एंगुलर मोमेंटम हो गई है, वो स्मॉल एम इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट प्लस कैपिटल एम इंटू वेलोसिटी ऑफ न्यूक्लियस इंटू रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑर्बिट। दिस इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ एच ओवर टू पाई। ये एक काम आप कर सकते थे। या फिर अगर आपको ध्यान हो कि ये पूरी की पूरी सिस्टम तो एक कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रही है, तो इसको अगर मैं डायरेक्टली आई इंटू ओमेगा कर दूं तो भी मेरा काम हो जाता। तो मतलब हम मैं इसको डायरेक्टली मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा भी करता तो भी मेरे लिए काम हो जाता। सो दिस वुड हैव बीन एन एच ओवर टू पाई। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए आप क्या लिखते हो? मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए लिखते हो आप म्यू इंटू आर स्क्वायर। आई होप आपको याद है, दो पार्टिकल सिस्टम के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब आपको सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालनी होती है, तो एम वन आर वन स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर जब करोगे, तो इसका एक सिंप्लीफाइड वर्जन आ जाता है म्यू आर स्क्वायर। आपको याद है ये? सर। यस सर। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ ओमेगा मल्टीप्लाई हो गया, सॉरी, ओमेगा मल्टीप्लाई हो गया।
और ये टर्म आपके पास NH/2 पाई आ गया है। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब ध्यान से इन दोनों पॉस्टुलेट को देखो और जस्ट एनालाइज करो कि क्या डिफरेंस क्रिएट हुई है हमारी पहले के कंपैरिजन में। मान लो अगर हमारा न्यूक्लियस स्टेशनरी हुआ होता, इफ द न्यूक्लियस वाज स्टेशनरी, तब हमारा पॉस्टुलेट कैसा होता, ये इक्वेशन एग्जैक्टली यही रहता लेफ्ट हैंड साइड में। और यहां पे आप एम नहीं, म्यू नहीं लिख के आप एम लिख रहे होते, राइट? यही डिफरेंस आता। इसमें भी सोचो, इसमें भी आप यहां पे भी एम म्यू नहीं लिख के आप एम इंटू आर और आर स्क्वायर इंटू ओमेगा लिख रहे होते, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन को मूव करता हुआ देखते। तो अगर मैं अपने पूरे के पूरे पॉस्टुलेट में जहां पे भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, अगर मैं उस एक्सप्रेशन को मास रिड्यूस मास से रिप्लेस कर दूं, तो क्या मेरा सारा रिजल्ट फिर से सिंप्लीफाइड वर्जन में निकल जाएगा? हाँ सर। हाँ सर। आई होप आपको बात समझ आ रही है। ठीक है, तो कंक्लूजन, मतलब दी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट बात है। सो फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 हमने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया? कंक्लूजन ये है, देखो दो चीजें हैं। आप कंपैरिजन के लिए यहाँ पे आपको दो साइड बाय साइड कॉलम में लेके दिखा देता हूँ, ताकि आपको समझ में भी आ जाए, याद भी रह जाए। एक जो हम यूजुअली करते आए थे, यूजुअली क्या करते आए थे हम न्यूक्लियस को स्टेशनरी मानते थे। न्यूक्लियस को स्टेशनरी मानते थे। स्टेशनरी, इसका मतलब इनफाइनाइट मास का न्यूक्लियस मानते थे। इनफाइनाइट मास अज्यूम किया था हमने उसका, क्योंकि इनफाइनाइट मास का होगा तो ऑब्वियसली वो स्टेशनरी हो जाएगा। ये हमने अज्यूम किया था। ये थियोरेटिकली हमने किया था, बट प्रैक्टिकली जो है न्यूक्लियस क्या है, फाइनाइट मास का है। तो न्यूक्लियस ऑफ फाइनाइट मास हम कंसिडर कर रहे हैं अब। तो हमारे पोस्टुलेट्स में क्या था पहले? पहले था हमारे पास KZe² बाई आर स्क्वेयर इज इक्वल टू M⍵²R। एंड सेकेंड पोस्टुलेट क्या था? सेकेंड पोस्टुलेट था एंगुलर मोमेंटम विच इज MVR, जिसको आप MVR लिखते थे, और V को अगर आप ओमेगा सब्स्टिट्यूट कर दोगे, V को अगर आपने ओमेगा सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये एग्जैक्टली M⍵² इंटू ओमेगा ही हो जाएगा। M⍵² इंटू ओमेगा, दिस बिकम्स NH/2 पाई। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस थे। इसी का कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन अब हमारे पास यहाँ क्या आ गया है, KZe² डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर, दिस इज इक्वल टू μ⍵²R। और इसकी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन आ गई है μR² इंटू ओमेगा इज इक्वल टू NH/2 पाई आ गई है। दैट्स इट। तो बस अब हमको ये एंड रिजल्ट को अब याद रख लेना है, ठीक है? नाउ वी आर नॉट सपोज टू फॉरगेट दिस। तो हमने क्या सीख लिया यहाँ पे? सो देयरफॉर अगर आपके पास ऐसा सिचुएशन दिख रहा है जहां पे न्यूक्लियस आपके पास स्टेशनरी नहीं है, न्यूक्लियस मूव कर रही है, ठीक है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहा है और न्यूक्लियस भी मूव कर रहा है, दोनों ही मूव कर रहे हैं, ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रॉन, दिस इज न्यूक्लियस, दोनों मूव कर रहे हैं। और सेंटर ऑफ मास आपकी फिक्स्ड है, दिस इज फिक्स्ड। तो इस सिचुएशन को आप डायरेक्टली ऐसे सोचना नेक्स्ट टाइम से कि न्यूक्लियस जो है वो फिक्स्ड है, न्यूक्लियस फिक्स्ड है, और आपने यहां पे इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस कर दिया है, इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस कर दिया है एक रिड्यूस मास से, मतलब ये इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m है, और यहां पे आपको आपको इलेक्ट्रॉन ऑफ मास म्यू कर लेना है, बस दैट्स इट, इतना ही बस चेंज करना है। इसको अब बस आप मूव करा लो यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन ऑफ मास म्यू कर लेना है। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है ना? एनालॉजी क्लियर है? हाँ यस सर। सर। ठीक है। जैसे अब कैसे क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट करोगे? जैसे मान लो किसी ने आपसे ये पूछा कि बताओ, इस सेटअप में, मतलब जहां पे न्यूक्लियस मूव कर रहा है, उसमें इलेक्ट्रॉन के फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट की वैल्यू कितनी आएगी, आप ये बताओ। तो हमें क्या करना होगा, अभी ये लॉजिकली सोचें। पहले हम ये सोचेंगे कि नॉर्मली जैसे कैलकुलेशन करते हैं वैसे करें। नॉर्मली मतलब कि इलेक्ट्रॉन का मास कहाँ पे इन्वॉल्व होता था हमारे बोर्स ऑर्बिट के कैलकुलेशन में, जब हम रेडियस को कैलकुलेट करते थे, ठीक है? जैसे मैं आपको वो एप्लीकेशन वाला पार्ट सिखा रहा हूँ, कैसे अब आप इसको यूज करोगे। जैसे उसने ये बोल दिया कि कैलकुलेट कैलकुलेट द कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ बोर्स रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, comma velocity of electron in nth orbit and energy of electron।
energy of electron in nth orbit, assuming nucleus to be of mass Kaplan and electron of mass small m। ठीक है, ये हमें फाइंड करनी है। तो हम यू नो जो नॉर्मल कैलकुलेशंस करते हैं वही सोचेंगे पहले। जस्ट डू दी नॉर्मल कैलकुलेशंस फॉर इनफाइनाइट मास जो हम करते थे, इनफाइनाइट न्यूक्लियर मास, पहले उसका कैलकुलेशन देखें और उसी से कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। उसमें क्या करते थे हम, KZE² डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर इज इक्वल टू mv² बाय आर लिखते थे। मैं ओमेगा के टर्म से नहीं लिख रहा हूँ, वी के टर्म्स में लिख रहा हूँ, बस उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमको वेलोसिटी भी निकालनी है, इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ ये। और दूसरी इक्वेशन क्या होती थी हमारे पास, ये इक्वेशन पहली इक्वेशन हो गई है, एंड द सेकेंड इक्वेशन इज mvr इज इक्वल टू NH/2 पाई। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन थी। सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में यूज करते थे हम, तो यहाँ से हमें मिलता था KZE² इज इक्वल टू mvr/v लिख लेते हैं। और mvr की वैल्यू इज NH डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू वी लिख लिया। तो यहाँ से आपको वेलोसिटी मिल गई है। वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ रही, KZE² इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाई NH। क्या आपको दिख रहा है कि ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंडेंट नहीं है? हाँ सर। दिख रही यस है सर। आपको? हाँ सर। इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अगर ये इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हम इससे ये कंक्लूजन डायरेक्टली नहीं ड्रॉ कर सकते कि जो फाइनाइट साइज ऑफ मास भी आएगा तब उसमें भी कोई रोल नहीं होगा उसका चेंज का, राइट? हाँ सर। इसका मतलब, यस सर। वेलोसिटी की वैल्यू अनचेंज रहेगी। और ये वेलोसिटी हम कितना लिखते थे, याद है? C/137 इंटू Z/n। याद है आपको ये एक्सप्रेशन? यस सर। हाँ सर। सर। राइट। सो दिस इज सेम रिजल्ट एप्लीकेबल हो गई है, एप्लीकेबल फॉर फाइनाइट मास ऑल्सो, फाइनाइट मास ऑल्सो। ठीक है, क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ मास है ये। अब इस रिजल्ट को हम यूज करेंगे अपने रेडियस को कैलकुलेट करने के लिए। सो देयरफॉर अब हम वो वाला कैलकुलेशन करते हैं। तो एम वी आर की वैल्यू इज NH/2 पाई। और वेलोसिटी तो हमने ऑलरेडी देख लिया कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस है। तो क्या आप ये देख पा रहे हो कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास? दिख रही है आपको? हाँ हाँ सर। सर। दिख गई। अब जैसे ही रेडियस आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास दिख गया, अब हम क्या कर सकते थे, रेडियस जो हम नहीं कैलकुलेट करना चाहते nth ऑर्बिट में, इसको अगर मैं r डैश कह लेता हूँ, r डैश डिवाइडेड बाय r अगर करनी है, तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे म्यू और यहाँ पे m करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? देखो, चेक करो। यस सर। यस सर। समझ आई? तो अब आपके पास रिजल्ट क्या बन गया, आप देखो, r डैश बिकम्स m/μ मल्टीप्लाइड विथ द रेडियस यूजुअल रिजल्ट। और यूजुअल रिजल्ट तो हमको याद ही होगा। क्या हमें याद है ये? यस R0 सर। इंटू n² बाई z, याद आ रहा है? हाँ सर। तो दैट्स इट, ये रिजल्ट हो गया हमारे लिए। दिस इज द रिजल्ट फॉर द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इन nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट इन द nth ऑर्बिट। ठीक है। अब म्यू तो आपको पता ही है कितना है, mm/m+m, तो ये कंप्लीट कर लेंगे हम यहाँ से। तो ये रेडियस भी निकल चुकी है। अब आते हैं एनर्जी पे। एनर्जी का कैलकुलेशन में तो एटलीस्ट आप इजीली देख सकते हैं, एनर्जी में हाफ mv² आता है। वी तो इंडिपेंडेंट ऑफ मास आ गया है, तो एनर्जी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ही आ गया ना, आया नहीं आया? हाँ हाँ सर। सर। राइट, तो वहां से हम डायरेक्टली कर सकते थे। तो यहां से क्या कंक्लूजन आएगा, सो देयरफॉर ऑल्सो ऑल्सो एनर्जी इन nth ऑर्बिट की अगर हम बात करें, तो एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू मास, एंड देयरफॉर E'/E कैलकुलेट करोगे, E'/E, तो ये क्या आएगा आपके लिए, μ/m आएगा। और यहां से अगर आप E' की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, तो आ जाएगा μ/m इंटू ई। और ई की वैल्यू कितनी थी, माइनस -13.6 13.6 इंटू जेड इलेक्ट्रॉन स्क्वायर बाई एन वोल्ट स्क्वायर। इंटू Z² Z²/n²। याद आ रही है आपको? हाँ सर। जैसे, तो ये रिजल्ट भी अपना निकल गया। दिस ऑल्सो एप्लीकेबल। अब वो जिसका भी दे दें, अगर हाइपोथेटिकली वो बोल दें कि भाई एक पॉजिट्रोनियम एटम इमेजिन करो जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है और एक न्यूक्लियस में जो है वो प्रोटॉन नहीं है, बट एक न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन का ही एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन है। तो अब बताओ उसमें एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट कितनी होनी चाहिए? तो बता सकते हैं?
उस केस में क्या होगा, ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी देखो तो, क्या ये हाफ आ जाएगा क्या? हाँ सर। आएगा ना, क्योंकि उस हाँ केस में म्यू कितना होगा, एम एम बाई एम प्लस एम। तो कितना हो गया, एम बाई टू आ गया, और नीचे में तो एम बाई एम है ही, तो इसका मतलब हाफ आ जाएगा ना रेशियो में। समझ आ रही है सबको? यस सर। हाँ सर। ठीक है। तो ये कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाएगा, बस इतना याद रखना, आप ये वाली कंसेप्ट को याद रखना जो अभी आपको बताया यहाँ पे, कि अगर न्यूक्लियस को आपको फिक्स करना है तो आप बस इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस कर देना रिड्यूस मास से, एंड अकॉर्डिंगली बाकी का कैलकुलेशन एकदम सेम ही है। आप उसको इनफाइनाइट मास अज्यूम करके नॉर्मल कैलकुलेशन जैसे करते हो वो करना, देखना कि उसमें मास कहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है, किस फैक्टर के लिए। मैं तो प्रेफर करूंगा कि जनरली आपके रेडियस और एनर्जी और वेलोसिटी ही पूछते हैं, तो ये तीनों को याद ही रख लो तो अच्छा है। ठीक है, क्योंकि वो टाइम वेस्ट नहीं होगा कैलकुलेशन में। एक और चीज जो है, जैसे अगर आपको याद हो तो रिडबक्स फॉर्मूला भी इसी से एक्सप्रेशन से डिराइव होता है ना, एनर्जी से ही तो डिराइव होता है ना। हाँ सर। हाँ है ना, सर। कि हम एनर्जी दो सक्सेसिव एनर्जी लेवल का डिफरेंस लेते हैं, और उसके बाद फिर उसको हम एच सी बाई लैम्डा से इक्वेट करते हैं। वहां पे वन बाय लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आती थी आर इंटू जेड स्क्वायर, ऐसे ही तो आती थी ना, आर जेड स्क्वायर इंटू वन बाई एन वन स्क्वायर माइनस वन बाई एन टू स्क्वायर आती थी। यस सर। तो वो रिडबक्स फॉर्मूला, रिडबक्स कांस्टेंट का भी रिजल्ट को हम कहते हैं कि हमने चेंज कर रखा है, रिडबक्स कांस्टेंट की वैल्यू को भी। अब मतलब क्योंकि जब आप फाइनाइट साइज की बात कर रहे हैं तो तो चेंज इन रिडबक्स कांस्टेंट भी देख लो, चेंज इन रिडबर्ग्स कांस्टेंट, रिडबर्ग्स कांस्टेंट ड्यू टू फाइनाइट मास ऑफ न्यूक्लियस। चेक करो। सो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हमें ये पता है कि यू नो जो एनर्जी डिफरेंस थी वो प्रोपोर्शनल टू रिडबर्ग्स कांस्टेंट थी। एंड ऑल्सो हमने ये भी देखा कि एनर्जी डिफरेंस जब आप कैलकुलेट करोगे तो प्रोपोर्शनल टू मास ही आएगा। तो हमने यहां से ये कंक्लूजन ड्रॉ किया कि रिडबर्ग्स कांस्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू मास ऑल्सो, कह सकते हैं ना ये, हाँ सर। राइट। इसका मतलब कि नया रिडबर्ग्स कांस्टेंट जो होगा, अगर मैं इसको आर डैश कह रहा हूँ, और इनिशियल रिडबर्ग्स कांस्टेंट जो आर था, तो इसकी वैल्यू को हम क्या लिखेंगे अब यहाँ पे, म्यू डिवाइडेड बाई एम ही तो लिखेंगे ना, लिखेंगे। यस सर। और इस केस में ये आर डैश की वैल्यू ये कितनी आ गई आपके पास, म्यू बाई एम, एंड दैट मल्टीप्लाइड विद आर आ गई है, दैट्स इट। और अब आप वो वन बाय लैम्डा वाला भी एक्सप्रेशन जब आप यूज करोगे, तो वन बाय लैम्डा के एक्सप्रेशन में अब आपको क्या यूज करना है, आर डैश इंटू जेड स्क्वायर इंटू वन बाई एन वन स्क्वायर माइनस ऑफ वन बाई एन टू स्क्वायर यूज करना है। तो ये फॉर्मूला को यूज करके आप इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन के लिए वेवलेंथ ऑफ एमिटेड फोटोन निकाल सकते हैं। आप किताबों में देखोगे कि अगर कुछ अच्छी किताबें पढ़ोगे तो आप देखोगे इसी को वो यहाँ पे सब्सक्रिप्ट में इन्फिनिटी से लिख देते हैं, आर इन्फिनिटी। सब्सक्रिप्ट में इन्फिनिटी क्यों लिखते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट, सॉरी न्यूक्लियस अगर इनफाइनाइट मास का है तो उसमें जो रिडबर्ग कांस्टेंट हमने लिया था उसी को उसने आर इन्फिनिटी कह रखा है। मैं जस्ट यहाँ पे आर और आर डैश यूज कर रहा हूँ, आर यूजुअल सिंबल है और आर डैश तब का सिंबल है जब आपने बदल दिया उसको। ठीक है, समझ आ गई सबको? हाँ हाँ सर। सर। यस सर। ठीक है। बाकी यार इस पे आज क्वेश्चन जो है वो अब आप कर पाएंगे, जो भी क्वेश्चन आएंगे इस कंसेप्ट पे बेस करके जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आप कर पाएंगे। ठीक है। अगर अ, अच्छा ठीक है, इसको अलग से करते हैं। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, एक्सरेज लिखिए, एक्सरेज। एक्सरेज जेई एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जेई मेंस में भी नहीं है बट एक दो बार आ भी गया है, तो इसीलिए प्रिपेयर करके ही जाना, जेई मेंस के लिए भी जाओगे तो प्रिपेयर करके ही जाना। एक्सरेज क्या होते हैं, बेसिकली दीज आर हाई एनर्जी फोटॉन्स, बहुत ही हाई एनर्जी फोटॉन्स होती हैं। मतलब इसकी एनर्जी फ्यू थाउजेंड्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, थाउजेंड्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसकी एनर्जी होती है। इसकी जब वेवलेंथ आप चेक करोगे, तो वेवलेंथ इन जनरल जब हम कहते हैं तो ये ग्रेटर देन 0.
0.01 एंगस्ट्रॉम से लेके ये रफली आप 100 एंगस्ट्रॉम तक लेके चलते हो। आप इसी से थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसकी एनर्जी किस रेंज में अब जाएगी। आपको फोटोन के लिए वेवलेंथ और एनर्जी का रिलेशन तो पता ही है, 12400 डिवाइड बाई लैम्डा लेंगे तो ये एनर्जी हमें मिल जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, राइट? अगर ये एंगस्ट्रॉम में लिखा हमने तो आप यहाँ पे यस सब्स्टिट्यूट सर। करके देख लो। अगर 100 डाल दिया यहाँ पे, इफ़ यू सब्स्टिट्यूट 100, तो 124 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बेसिकली एनर्जी है फोटोन का। वही अगर आपने यहाँ पे 0.01 डाल दिया तो उसके बाद फिर तो काफ़ी बड़ा एनर्जी मिल जाएगा आपको, ठीक है? तो इन जनरल काफ़ी बड़ा है। सिंस ये हाईली एनर्जेटिक है, इसीलिए किसी भी मटेरियल मीडियम के थ्रू जब आप इसको पास कराते हो तो ये उस मीडियम को आयनाइज करने की एबिलिटी रखता है। क्योंकि मीडियम कहने का मतलब क्या है? एटम से भरा पड़ा होगा वो मीडियम। जब हम एटम की बात करते हैं तो एटम्स में जब आप हाई एनर्जी फोटॉन्स डालोगे, इतनी बड़ी एनर्जी कि उसके पास एक एक के फोटोन के पास एनर्जी कुछ थाउजेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो वो जब स्ट्राइक करेगा किसी भी एटम को तो उस एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको नॉक ऑफ करके बेसिकली बाहर निकाल देगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी होगी न्यूक्लियस के फील्ड में, वो एनर्जी फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में होती है नेगेटिव के साथ। तो अगर मैं उतना ही अगर उसको दे दूं तो वो तो बाहर निकालने के लिए उसके सफिशिएंट है। और यहाँ पे तो हम फ्यू थाउजेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात कर रहे हैं, इसलिए ये आराम से नॉक ऑफ करके वहां से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल लेता है। सो दीज आर केपेबल ऑफ आयनाइजिंग द मीडियम थ्रू विच दे पास थ्रू। केपेबल ऑफ आयनाइजिंग द मीडियम थ्रू विच दे पास। और सिंस ये फोटॉन्स हैं तो इसका कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, कोई चार्ज नहीं है। सो इट कैन नॉट बी डिफ्लेक्टेड बाई ईदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। सिंस दे आर फोटॉन्स implies chargeless हैं, and therefore cannot be deflected by either इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। किसी से भी आप डिफ्लेक्ट नहीं करा सकते, इन दोनों में से किसी से भी डिफ्लेक्ट नहीं करा सकते। इसमें सिंस ये फोटॉन्स है, इसमें जब भी आप किसी मीडियम के थ्रू अगर आप इसको पास कराते हो तो उस मीडियम में जब इसकी इंटेंसिटी की बात करेंगे तो वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है डिस्टेंस के साथ। जैसे जैसे पेनिट्रेटिंग डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वो एक्सपोनेंशियली उसकी डिस्टेंस घटती चली जाती है। तो इसको बस फैक्ट की तरह आपको याद रखनी है, ठीक है? मतलब अगर आपको कभी भी अगर इंटेंसिटी ऑफ फोटोन निकालनी है, यू नो इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज निकालनी है आफ्टर ट्रैवलिंग थ्रू अ डिस्टेंस एक्स। जैसे यहाँ पे इमेजिन करो कि एक मीडियम है, एक मीडियम ने ले रखा है और यहाँ से हम एक्स रेज को पास करा रहे हैं। ये एक्स रेज की यहाँ पे इंटेंसिटी जो है, इस लोकेशन पे जब ये एंटर कर रहा है तब की इंटेंसिटी मैंने आपको आई नॉट दे रखी है। और उसके बाद फिर इस मीडियम में वो ट्रैवल करके डिस्टेंस एक्स जा चुका होगा। तब यहाँ पे जो इंटेंसिटी है, यहाँ पे जो इंटेंसिटी है, इस इंटेंसिटी को मैं यहाँ पे आई से इंडिकेट कर रहा हूँ, ठीक है? तो इंटेंसिटी आई की वैल्यू एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करती है डिस्टेंस के साथ। तो आई नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस ऑफ ए एक्स लिख सकते हैं, जहां पे ए इज अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। ए इज अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट ऑफ मीडियम, अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट ऑफ मीडियम, ठीक है? ये ध्यान रखना, ये इंटेंसिटी की बात करें। आई इज इंटेंसिटी ऑफ एक्स रेज आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ एक्स, आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस एक्स। और आई नॉट ऑब्वियसली आपकी इनिशियल इंटेंसिटी वो समझ में आ जाएगी अब आपको। तो कि इसको तो फैक्ट की तरह याद रखिएगा। तो फैक्ट क्या है? इंटेंसिटी ऑफ एक्स रेज डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली विद डिस्टेंस दैट इट ट्रैवल्स इन अ मीडियम। इंटेंसिटी ऑफ एक्स रेज डिक्रीज exponentially with distance in a medium, in a medium, ठीक है? बस इसको फैक्ट की तरह ध्यान रखिएगा। देखिए अब यह है कि इसका प्रोडक्शन कैसे करते हैं, हाउ डू वी प्रोड्यूस एक्स रेज, उसके ऊपर जाते हैं।
तो उसके लिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखते हैं। एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज। प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज। पहले सेटअप देखें, उसके बाद फिर उसमें बहुत सारी थ्योरी भी आप जानेंगे। जो सेटअप है उसका नाम है कूलीज ट्यूब। कूलीज ट्यूब के थ्रू हम एक्सरेज को जनरेट करते हैं। कैसे करते हैं? यहाँ पे हमारे पास एक ट्यूब है। वी हैव अ ट्यूब ओवर हियर। जैसे अभी सेटअप ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। आप भी बनाते रहिए, फिर मैं एक साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा कि सेटअप में क्या क्या चीज़ें हैं। थोड़ा पेशेंस रख के पहले ड्रॉ कर लीजिए। बस ऑलमोस्ट सेटअप कंप्लीट ही है। अब एक्सप्लेन करने की बारी। थोड़ा शेड कर। ओके। ओके सो इस सेटअप को हम बेसिकली कूलीज ट्यूब कहते हैं। ये जो आपको दिख रहा है सेटअप, दिस इज अ सेटअप ऑफ कूलीज ट्यूब। इसमें हमने क्या कर रखा है, पहले सेटअप समझ लो। यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे एक सिंपल टंगस्टन फिलामेंट का एक कॉइल लगा के उसमें करंट पास करा रहे हैं। जब उससे करंट पास कराएंगे तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे हीट रेडिएशन निकलेगी। तो यहाँ से हीट रेडिएशन निकलेगी, और उस हीट रेडिएशन की वजह से यहाँ पे एक मेटल प्लेट मैंने रखा है। ये मेटल प्लेट बेसिकली गर्म होता रहेगा। अब अगर मेटल प्लेट गर्म होता रहेगा तो उससे क्या होगा, उससे वो सफिशिएंट एनर्जी अगर गेन करेंगे उनके इलेक्ट्रॉन्स, तो मेटल सरफेस को छोड़ के बाहर निकल सकते हैं। जिसकी वजह से हम उनको क्या नाम देते हैं, आपको याद है? थर्मियॉन्स कहते थे, रिमेंबर? हाँ सर। क्या आपको याद है ये चीज़? यस सर। राइट, तो यहाँ से यस सर। थर्मियॉन्स बेसिकली निकलने शुरू हो जाएंगे। थर्मियॉन्स विल स्टार्ट गेटिंग एमिटेड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द मेटल। ऐसा, दीज आर थर्मियॉन्स। ठीक है। अब हमने क्या कर रखा है यहाँ पे, जिस मेटल प्लेट से थर्मियॉन्स निकल रहे हैं, इसके दूसरे तरफ मैंने बहुत ही बड़ी एक एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल लगा रखी है। दिस इज अ वेरी हाई एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। इस एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल की वैल्यू फ्यू थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट्स होती है। जैसे 10,000 वोल्ट लगा दिया, 20,000 वोल्ट लगा दिया, तो उतनी बड़ी एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल मैंने यहां पे लगा रखी है। आई हैव अप्लाइड दैट हाई पोटेंशियल ओवर हियर। अब इसके दूसरे तरफ क्या है, टारगेट में कौन है यहाँ पे? दिस इज अ टारगेट एनोड। दिस इज टारगेट एनोड। यहां पे इसको एनोड कह रहे हैं। दिस इज टारगेट एनोड।
जो कि आपका एक हैवी मेटल होता है। हैवी मेटल मतलब जिसकी मास नंबर जो है वो बहुत बड़ी होनी चाहिए। क्यों बड़ी होनी चाहिए इसका डिस्कशन तुरंत करेंगे। जैसे यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन आ रही है, सोचो जब हम थर्मियॉन्स कह रहे हैं तो उसकी एनर्जी किस ऑर्डर में होगी, आप बता सकते हैं यहाँ पे रफली, मतलब अंदाजा आसपास में। थर्मियॉन्स है ये, तो किस ऑर्डर में इसके पास एनर्जी होगी? 100 eV। 3/2 kT। सोचो इस टर्म्स में, इस टर्म्स में सोचना है आपको। फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स ही होंगे। 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो बहुत बड़ा एनर्जी हो गया, फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होंगे। जस्ट फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तुम याद करो सेमीकंडक्टर में ये ऑलरेडी पढ़ा है तुमने। इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेशन के लिए जो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है वो कितनी होती है? फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स ही तो होती है। यस सर, यस। और अगर आप मान लो इसको नॉक ऑफ करके पूरा बाहर भी निकालना है, तो उस केस में क्या होगा? जस्ट डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन द फर्स्ट वैलेंस बैंड एंड इन्फिनिट एनर्जी लेवल। तो ये जस्ट दिस एनर्जी दैट इट हैज ओवर हियर, इट इज जस्ट फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। और मान लो कि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है, जैसे ऐसे सोच लेते हैं 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। बट यहाँ पे मैंने उसको एक्सेलरेट कितनी पोटेंशियल से कराया? 10,000 20,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। तो सोचो जब ये यहाँ पे जब ये थर्मियॉन्स पहुंचेंगे तब उसके पास कितनी एनर्जी हो चुकी होगी? जैसे 20,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगाया है, तो 20,000 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी होगा उसके पास। क्या इसको अप्रोक्सीमेटली हम 20,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं लिख सकते? लिख सकते नहीं लिख सकते? यस तो इस वजह से यहाँ के जो थर्मियॉन्स हैं उनकी एनर्जी को ऑलमोस्ट हम जीरो ट्रीट करते हैं, ऑलमोस्ट जीरो ट्रीट करते हैं कि भाई यहाँ पे इसके पास कोई एनर्जी नहीं था, ऐसा है। और उसके बाद वो उतनी बड़ी एनर्जी लेके वो यहाँ से जाते वक्त ये उस मेटल को स्ट्राइक करता है। तुम सोचो उस ऑर्डर में कोलिजन होती रहेगी, तुम सोचो जहां पे एक एक इलेक्ट्रॉन के पास वो एनर्जी जो है वो कितनी बड़ी एनर्जी है। सच अ लार्ज वैल्यू ऑफ एनर्जी, सच अ लार्ज वैल्यू ऑफ एनर्जी। और उतनी एनर्जी लेके कोई कंटिन्यूअसली वहां पे नॉक कर धम 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 करके मारता रहेगा। तो इससे क्या होगा? इससे वो हीट एनर्जी तो बहुत जनरेट होगी, ये तो पक्का है, बहुत हीट जनरेट होगी, क्योंकि ये नॉर्मल इलेक्ट्रॉन, नॉर्मल एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। इट हैज एनर्जी इन द ऑर्डर ऑफ फ्यू थाउजेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस केस में बहुत हीट एनर्जी जनरेट होती है, बहुत गर्म होता है। तो इतना गर्म होता है कि नॉर्मली अगर आप कोई मेटल लोगे तो वो पिघल भी जाएगा, वो पिघल जाएगा, इतनी हीट एनर्जी जनरेट होती है। तो मतलब ऑलमोस्ट अगर मैं क्वांटिटेटिव बोलूं तो जितनी काइनेटिक एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन आ रहा है ऑलमोस्ट 99% जो है वो हीट एनर्जी जनरेट होती है। बाकी 1% जो है वो बेसिकली एक्सरेज में कन्वर्ट होता है। वो कैसे कन्वर्ट होता है उसका डिस्कशन अभी करते हैं, बट फिलहाल के लिए बस इतना याद रखो कि ये बहुत एफिशिएंट डिवाइस नहीं है एक्सरेज को प्रोड्यूस करने के लिए। बट हाँ ये चीज़ ज़रूर है, ये चीज़ ज़रूर है, इतना तो पक्का है कि यहाँ पे हीट तो बहुत एनर्जी जनरेट हो रही है। और इतनी हीट जनरेट हो रही है तो फिर इस केस में हमें एक ऐसा मेटल चाहिए, वी नीड अ मेटल जिसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम ना हो। मेल्टिंग पॉइंट शुड बी हाई, पहली चीज। और उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी आपकी हाई होनी चाहिए। क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट अगर हाई होगा तो इसका मतलब है कि गर्म होके बहुत हाई टेम्परेचर पे जाएगा तब वो मेल्ट करेगा। और दूसरी चीज ये है कि मैं हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ले रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि फॉर सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी द चेंज इन टेम्परेचर विल बी लेस। और टेम्परेचर का चेंज जब कम होगा तो इस केस में ऑब्वियसली मुझे वो मेल्ट करने का तो टेंशन नहीं लेना है। बट फिर भी आप हाई मास नंबर वाले आप एलिमेंट को भी ले लिया आपने वहां पे, तो भी आपको वो ठंडा करने का तो आपका प्रयोजन करना पड़ेगा, मतलब आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा ताकि ये टारगेट एनोड जो आपने ले रखा है वो कंटिन्यूअसली कूल होता रहे, जो गर्म हो रहा है कोलिजन्स की वजह से उसके बाद वो ठंडा भी होता रहे। इसीलिए हम इसके थ्रू क्या करते हैं, एक एक स्ट्रीम ऑफ रनिंग कोल्ड वाटर डालते हैं। तुम अगर देखोगे यहाँ पे ध्यान से तो यहाँ पे एक स्ट्रीम ऑफ कोल्ड वाटर मैंने दिखाया है, ये सॉरी, दिस इज कोल्ड वाटर अंदर जा रही है और उस मटेरियल को ठंडा करने के लिए फिर वहां से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके फिर यहाँ पे गर्म होके वो बाहर निकल जाती है। तो यहाँ पे हॉट वाटर बाहर निकलेगा आपके लिए, हॉट वाटर बाहर निकलेगी। आई होप आपको ये समझ आया है। ठीक है। अब यहाँ पे जो एक्सरेज निकल रही है वो कैसे निकल रही है, हाउ आर दीज एक्सरेज गेटिंग प्रोड्यूसेस? यहाँ पे एक्सरेज आ रही हैं, वो कैसे आ रही हैं उसी को हमें समझना है। हाउ डज दिस एक्सरे गेट प्रोड्यूस्ड? पहले तो थोड़ा सा ये सेटअप को एक्सप्लेन कर लीजिए, जल्दी जल्दी लिख लीजिए ताकि आपको ये बात के लिए ध्यान रहे। ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के बारे में जस्ट मेंशन कर लीजिए पहले। वी इज वी ए, दिस इज एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, एक्सेलरेटिंग
पोटेंशियल, दिस इज वेरी हाई वैल्यू, ठीक है, वेरी हाई वैल्यू, ब्रैकेट में मेंशन कर लीजिए, फ्यू थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट, थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट। और इससे हमने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया, इससे हमने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया, द थर्मियंस, द थर्मियंस, द थर्मियंस आर treated to be almost at rest, at rest when they were emitted from cathode। तो अगर मुझे कोई पूछे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन रीचिंग द एनोड कितनी है, बिफोर कोलेशन की बात कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बिफोर स्ट्राइकिंग द एनोड, स्ट्राइकिंग द एनोड, ये कितनी है, तो इसके लिए क्या लिखोगे आप, काइनेटिक एनर्जी एट एनोड इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट कैथोड, और जितने से एनर्जी बढ़ गई दैट इज ई इंटू वी ए, ये वाली टर्म को हमने ऑलमोस्ट जीरो ले रखा है, एंड देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है एनोड में, उसकी वैल्यू को ऑलमोस्ट आप लिख सकते हो, दिस इज ई इंटू वी ए। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जिस जिस वेलोसिटी से, जिस काइनेटिक एनर्जी से स्ट्राइक कर रहे हैं, दैट इज ई इंटू वी ए। अच्छा, ये टारगेट मेटल हमने, टारगेट एनोड को हमने हाई मास नंबर वाले एलिमेंट क्यों लिए, वो मेंशन करिए। द टारगेट एनोड इज एन एलिमेंट ऑफ हाई मास नंबर, ये बड़े मास नंबर की एलिमेंट थी। क्यों लिया हमने, सिंस सिंस ड्यू टू ड्यू टू लार्ज number of collisions, large number of collisions with highly highly energetic electrons, due to large number of collisions with highly energetic electrons, large amount of heat energy, large amount of heat energy is produced, which makes the metal very hot, very hot. If mass number is low, mass number is low, in general, melting point is low, and hence the metal may melt. For high mass number element, the specific heat capacity is also high, due to which there is less change in temperature for same amount of heat absorption, same amount of heat absorption. To reduce the heating effect, the target anode is continuously fed लिखिएगा, fed with
cold water which absorbs heat energy from the anode and keeps it cool. Keeps it cool. ठीक है। अब आते हैं प्रोडक्शन मैकेनिज्म पे। एक्सपेरिमेंटल सेटअप तो आपने देख लिया क्या था। अब हम प्रोडक्शन मैकेनिज्म पे आएंगे। प्रोडक्शन मैकेनिज्म लिखिए। इसमें एक्सरेज में हम कहते हैं दो तरह के एक्सरेज होते हैं। एक्सरेज आर ऑफ टू टाइप्स। एक होता है कंटिन्यूस एक्सरे, कंटिन्यूस एक्सरेज, और एक होती है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। इन दोनों की प्रोडक्शन मैकेनिज्म थोड़ी सी डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? कंटिन्यूस एक्सरेज में क्या होता है कि जैसे अगर मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन लिया हमने और उस इलेक्ट्रॉन को हमने इंसिडेंट कराया टारगेट एनोड पे। टारगेट एनोड में बहुत सारे एटम्स हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जाके जब एक एटम को स्ट्राइक करेगा तो उसको स्ट्राइक करने की वजह से उसकी खुद की एनर्जी जो है वो क्या है, थोड़ी सी घट जाएगी। और जब वो एनर्जी घटेगी उसकी, तो वो जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी एनर्जी है वो एक फोटोन के फॉर्म में वो रिलीज करेगा। और ऐसा तो कभी होगा नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक बार में रेस्ट में आ जाएगा। वो काफी अंदर पेनिट्रेट करके जाएगा। बट इन जनरल बहुत सारे कोलिजन्स होंगे, और हर एक कोलिजन में वो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता हुआ जाएगा। अगर एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी से वो आया था और एक्स डैश अमाउंट ऑफ एनर्जी से गया, वो सोचो एक कोलिजन के बाद, तो इसका मतलब एक्स माइनस एक्स डैश का एनर्जी जो घटा वो बेसिकली क्या हो जाएगा, आपका फोटोन के फॉर्म में बेसिकली बाहर निकल जाएगा। तो ये फोटोन को आपको बेसिकली एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी तो मिलेगी, क्योंकि आपको एनर्जी का लॉस पता चल जाए। तो एनर्जी के लॉस को आप एच इंटू न्यू से इक्वेट कर सकते हैं, आपको फ्रीक्वेंसी तो मिल जाएगी। अब ये सोच के देखो कि जितना ज्यादा कोलिजन होता रहेगा, जितना ज्यादा कोलिजन होता रहेगा, वैसे वैसे हमें एक एक फोटोन मिलता रहेगा। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन का सोचें तो कितना नंबर ऑफ कोलिजन करके सोचो वो रुका होगा। और हर बार कुछ ना कुछ ऑर्डर ऑफ एनर्जी का लॉस होगा। हायर ऑर्डर ऑफ एनर्जी, जैसे जैसे हायर ऑर्डर ऑफ कोलिजन होता जाएगा, मतलब सोचो कि 200 बार 300 बार स्ट्राइक कर चुका, उसके बाद ऑब्वियसली उसके पास एनर्जी भी कम बचेगी। जो एनर्जी कम बचेगी तो लॉस ऑफ एनर्जी भी कम होगी। अब लॉस ऑफ एनर्जी अगर कम होगा तो उस केस में जो फोटोन निकलेगा उसका वेवलेंथ भी बढ़ेगा। इसका मतलब कि तुम सोच के देखो कि एक ऐसा एक इलेक्ट्रॉन है जिसके लिए हम इतना सारा चीज सोच रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन से कितने सारे फोटोन निकल रहे होंगे। वैसे ही सोचो कि कितने सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो हमने कंटिन्यूसली स्ट्राइक कराए हैं। तो हर एक इलेक्ट्रॉन का कितना सारा कोलिजन, और जितना कोलिजन उतना ही इलेक्ट्रॉन का, सॉरी, फोटोन का एमिशन। तो फोटोन के लिए सोच के देखो कि किस किस रेंज में, अगर कोई पूछे आपसे कि किस रेंज में उसकी एनर्जी आएगी, व्हाट इज द रेंज इन विच द एनर्जी ऑफ फोटोन विल बी ऑब्टेन्ड, तो इसका सिंपल आंसर क्या होगा कि अगर जब इलेक्ट्रॉन सोचो ऑलमोस्ट रेस्ट पे आ गया होगा, ऑलमोस्ट रेस्ट पे, तब उसके पास एनर्जी खुद बहुत कम बचा होगा। तब जब वो कोलाइड करेगा, तब वो उसके पास में जो लॉस ऑफ एनर्जी होगी वो भी ऑलमोस्ट जीरो के आसपास होगी। एनर्जी ऑफ फोटोन अगर जीरो के आसपास है, इसका मतलब वेवलेंथ क्या होगा, इनफाइनाइट के आसपास होगा। इसका मतलब अपर लिमिट तो कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। बट क्या लोअर लिमिट एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है? लोअर लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब कि सबसे एनर्जेटिक फोटोन कब मिला। तो सबसे एनर्जेटिक फोटोन कब मिलेगा, जब लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा कब हो सकती है, जब ऐसे इलेक्ट्रॉन को मैं कंसिडर करूं जब वो आया और एक बार में धक्का खा के वो रुक गया। एक बार में धक्का खा के वो रुक गया, मतलब परफेक्टली इनएलास्टिक कोलिजन की तरह आया, धुम, फिर रुक गया वो। और जैसे ही रुक गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब उसने पूरी की पूरी एनर्जी एक बार में ड्रेन आउट कर दी। और पूरी की पूरी एनर्जी अगर एक बार में ड्रेन आउट करी, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो पूरी की पूरी एनर्जी का एक सिंगल फोटोन मिलेगा। और वो सिंगल फोटोन की जो एनर्जी होगी वो सबसे ज्यादा होगी, तो इसका मतलब उसका वेवलेंथ भी क्या होगा, सबसे कम होगा। इसका मतलब एक मिनिमम वेवलेंथ एग्जिस्ट करती है, और उसके बाद अपर लिमिट कुछ भी नहीं है। अपर लिमिट नहीं है क्यों, क्योंकि इसके बीच में जितना भी है, मिनिमम वेवलेंथ से बड़ा जितना भी वेवलेंथ आप सोच सकते हो, सारा वेवलेंथ का आपको क्या मिलेगा, फोटोन मिलेगा। एंड दैट्स वाई वी से कि हमें कंटिन्यूअस एक्सरेज मिल रही है। क्या आपको बात समझ आई क्या बोला मैंने? हाँ सर। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? यस सर। ठीक है। इस कंटिन्यूस एक्सरेज को कई बार ब्रेकिंग रेडिएशन भी कहते हैं। ब्रेकिंग रेडिएशन या फिर ब्रेमस्ट्रालन जर्मन टर्म है। ब्रेमस्ट्रालन का मतलब ही होता है ब्रेकिंग रेडिएशन। इसका ब्रेकिंग रेडिएशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बेसिकली आ रहा है,
तो उसके बाद फिर उसके ऊपर सीक्वेंस ऑफ ब्रेक्स लग रहा है, जैसे धक 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 करके ऐसे धक्का खाता रहेगा। सोचो, एक बार धक्का खाया किसी ने किसी एटम से, तो उसने उसको रोकने की कोशिश करी, फिर जाते वक्त फिर से धक्का खाएगा, फिर किसी ने रोकने की कोशिश, फिर धक्का खाएगा, फिर किसी ने रोकने की कोशिश की। तो हर बार जैसे उसके ऊपर क्या हो रहा है, ब्रेक्स लग रहे हैं। तो ब्रेक्स लगता रहेगा तो क्या होगा, उसके इसमें जितनी बार ब्रेक लगता रहेगा उतनी बार क्या होगा, वो रेडिएशन को एमिट करता रहेगा। एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ ब्रेमस्ट्रालंग, या फिर ब्रेकिंग रेडिएशन भी कहते हैं इसको। ये समझ आई आपको? यस हाँ सर। सर। ठीक है। आप ये बता सकते हैं कि सबसे छोटा वेवलेंथ कितना एमिट हो रहा होगा? हमें सबसे एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन तो पता है कितना है, कितना एनर्जी का इलेक्ट्रॉन आ रहा है हमारे पास, ईवीए का। ईवी। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी कितना हो सकता है, ईवीए का हो सकता है। तो ईवीए को अगर मैं एच सी बाय लैम्डा से इक्वेट कर दूं, तो ये लैम्डा जो मुझे मिलेगा इसको हम कट ऑफ वेवलेंथ बोलेंगे। इससे कम वेवलेंथ के मेरे पास कोई भी वेवलेंथ नहीं मिलने वाला। इससे बड़े वेवलेंथ का मिलेगा, बट इससे कम का नहीं मिल सकता। नाउ एक और चीज है कि जैसे अगर इसमें मान लो कि हम एक्सरेज की रिलेटिव इंटेंसिटी को प्लॉट करें। रिलेटिव इंटेंसिटी का मतलब है कि किस वेवलेंथ में मुझे ज्यादा इंटेंसिटी मिल रहा है और कब किस वेवलेंथ में कम इंटेंसिटी मिल रहा है, अगर इसके लिए एक ग्राफ प्लॉट किया जाए। तो इसकी ग्राफ कुछ ऐसी दिख रही थी हमें, दिस इज व्हाट वी सॉ। अगर मान लो यहाँ पे रिलेटिव इंटेंसिटी को मैं वाई एक्सिस पे प्लॉट करता हूँ फॉर डिफरेंट वेवलेंथ, रिलेटिव इंटेंसिटी लिख रहा हूँ अगेंस्ट डिफरेंट वेवलेंथ, तो इसकी ग्राफ कुछ ऐसी मिल रही थी हमें। ये कुछ ऐसा एक ग्राफ मिल रहा था, दिस इज व्हाट वी गॉट। मतलब हम डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के लिए इंटेंसिटी को प्लॉट कर रहे हैं, तो हमें ऐसा कुछ दिख रहा है। इसमें कुछ पीक्स भी मिल रहे थे, पीक्स। नॉर्मली ये वाली जो बात है, ये वाली जो है, ये तो हमको समझ में आ रहा है। ये हमें समझ में आ रहा है कि भाई एक मिनिमम वेवलेंथ है, और उसके बियॉन्ड जितने भी बड़े वेवलेंथ हो सकते हैं सारे वेवलेंथ हमें मिल रहे हैं। इसका लॉजिक तो हमको समझ में आ रहा है। बट ये जो पीक्स मिल रहे हैं ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं, दीज आर पर्टिकुलरली सम पर्टिकुलर वेवलेंथ्स जिसके लिए आपको इंटेंसिटी बहुत ज्यादा मिल रही है, सम वेवलेंथ्स जिसके लिए इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, इमीडिएट नेबरहुड में पीक्स की तरह है, शार्प राइज है। नाउ व्हाट आर दीज आर बेसिकली द कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज। नाउ व्हाट आर दीज, जैसे मान लो कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है जाते वक्त किसी एटम के, मतलब किसी लैटिस के एटम के साथ नहीं टकरा के, अगर वो किसी एक ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन के साथ अगर टकराए, किसी एक ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन के साथ अगर टकरा जाए, तब क्या होगा, एक सोच के देखो व्हाट विल हैपन। अगर वो ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएगा, याद करो कि इसकी एनर्जी कितनी बड़ी है, सोचो एक्सरे फोटोन की एनर्जी कितनी बड़ी है। और वो अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएगा, चाहे वो के शेल का हो, चाहे वो एल शेल का हो, किसी भी शेल का हो, क्या उसको नॉक ऑफ करके बाहर रिलीज नहीं कर देगा वो? सर। करेगा नहीं करेगा? हाँ सर। करेगा, ये तो पक्का है, वो उसको नॉक ऑफ करके रिलीज कर देगा, उसको फ्री इलेक्ट्रॉन बना देगा। बट उस एटम में तो एक वैकेंसी क्रिएट कर देगा। और अगर एटम में वैकेंसी क्रिएट हो गई है, तो ये तो परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है। हायर ऑर्बिट में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज तो है नहीं, हमने हाई हाई मास नंबर वाला टारगेट एटम ले रखा है। तो इस केस में ऊपर के लेवल से नीचे के लेवल में इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, जंप करना स्टार्ट करेंगे। और जैसे ही वो ऊपर से नीचे जंप करेंगे, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, उसको फोटोन रिलीज करना पड़ेगा। यहाँ पे जो फोटोन्स हमें एमिट मिल रही है इस रेडिएशन में, जो फोटोन्स हमको यहाँ पे मिल रही है रेडिएशन में, दीज पर्टिकुलर फोटोन्स आर कॉल्ड एज एक्सरेज। ये एक्सरेज जो है ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज हैं, नॉट कंटिन्यूअस एक्सरेज, ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनको फिंगरप्रिंट ऑफ एलिमेंट्स की तरह आप यूज भी कर सकते हैं। कोई भी एक एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज दूसरे किसी एलिमेंट से मैच नहीं कर सकती है, क्यों? क्योंकि एनर्जी डिफरेंस जेड पे डिपेंड करता है, और जेड हर एक एलिमेंट का क्या होता है, यूनिक होता है। इसलिए एनर्जी डिफरेंस भी क्या होगी, आपकी यूनिक ही रहेगी। और अगर एनर्जी डिफरेंस यूनिक है, इसका मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे में के अल्फा रेडिएशन का फोटोन मिलेगा किसी एक मेटल के लिए और दूसरे मेटल के लिए, वो कभी भी सेम नहीं हो सकता।
तो इस वजह से जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स यूनिक होते हैं, एक इंसान का दूसरे इंसान से मैच नहीं करता, वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज भी हमारे कभी भी एक एलिमेंट के दूसरे एलिमेंट से मैच नहीं करेंगी। नाउ व्हाई आर दीज सो मेनी पीक्स, इतने सारे पीक्स क्या है? अगर आप देखोगे तो सबसे छोटा वेवलेंथ का जो होगा, सबसे छोटा वेवलेंथ का, मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक हिस्से की बात कर रहा हूं, जो सबसे छोटा वेवलेंथ का क्या है, वो सबसे बड़ा एनर्जी वाला होगा, राइट? होगा हाँ ही नहीं सर। होगा, यस हाँ सर। सर। राइट? तो जैसे अगर मान लो कि किसी ने बोल दिया ये दोनों के अल्फा और के बीटा के हैं, बताओ कौन सा के अल्फा है, कौन सा बी के बीटा है, कौन सा के अल्फा होगा, कौन सा के बीटा होगा? लेफ्ट वाला के अल्फा है या फिर राइट वाला के अल्फा है? बताओ। इतना नहीं कर पा रहे हो तो फिर प्रिपरेशन का कोई मतलब नहीं है। ये जवाब नहीं दे पा रहे हो तो इस एडवांस लेक्चर्स का सीरियसली कोई मतलब नहीं है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। मतलब तुम इसमें ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि लेफ्ट वाला राइट वाला वेवलेंथ नहीं दिख रहा आपको, कौन सा बड़ा है? लेफ्ट वाला। लेफ्ट वाला वेवलेंथ बड़ा है क्या? बड़ा वाला राइट है। बड़ा वाला वेवलेंथ तो राइट वाला है। और वेवलेंथ बड़ा होने का मतलब क्या होता है? एनर्जी बड़ी होनी या एनर्जी छोटी कम। होनी? वेवलेंथ बड़ा होने का मतलब क्या, एनर्जी बड़ा होना या छोटा होना? छोटा। छोटा छोटा होना। होना। तो के अल्फा की एनर्जी ज्यादा है या फिर के बीटा की एनर्जी ज्यादा है? हे भगवान। आप लोग के अल्फा के बीटा नहीं पता क्या आप लोगों को? यार ये कैसे? मैं क्या पढ़ा रहा हूँ मुझे तो पता नहीं है यार, आप लोगों को के अल्फा के बीटा नहीं पता। ये के शेल है, ये एल शेल है। जब हम यहाँ बीटा की से चल यहाँ रहा है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है तो ये आपका के अल्फा बनता है। यहाँ से यहाँ का इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है तो ये के बीटा बनता है। कैसे आप लोग ये बोलते हो यार? के बीटा ज्यादा एनर्जी का है तो उसका वेवलेंथ कम होगा ऑब्वियसली। मुझे समझ नहीं आता आप लोग कैसे पढ़ाई करते हो, मुझे तो एकदम सीरियसली दुख होता है बस, और क्या करेंगे यार, इतना भी आप लोग को सिखा नहीं पाया मैं। ये तो मेरी फेलियर एज अ टीचर है, आपकी फेलियर नहीं है, मेरी फेलियर एज अ टीचर है कि भाई इतनी छोटी छोटी बातें भी आपको नहीं समझा पाया हूं मैं। वैसे यहाँ पे भी अगर एल अल्फा और एल बीटा लिखेंगे तो बीटा वाले हमेशा ज़्यादा एनर्जी से लिबरेट होती है, तो इसलिए उसकी वेवलेंथ कम होगी, तो यहाँ पे आप इसको एल बीटा और इसको एल अल्फा मार्क कर सकते हैं। एल शेल की रिस्पेक्ट में के शेल की ज़्यादा एनर्जी होती है, इसीलिए उसकी वेवलेंथ भी आप कम दिखाओगे। यहाँ पे जो वेवलेंथ हमने मार्क कर रखा है, जो सबसे छोटी वेवलेंथ है, दिस वेवलेंथ इज लैम्डा कट ऑफ। इसको वेवलेंथ, कट ऑफ वेवलेंथ कह सकते हैं, लैम्डा सी लिख रहे हैं। सो लैम्डा सी इज कट ऑफ वेवलेंथ, कट ऑफ वेवलेंथ। चलो ठीक है, अभी लिखो यार क्या। आप एक बार जस्ट थ्योरी थोड़ी सी ऐड कर लीजिए, पहले कंटिन्यूस एक्स रेज के लिए लिख लीजिए, कंटिन्यूस एक्स रेज। लिखिए थोड़ी थ्योरी लिख रहा हूँ, डिक्टेट कर रहा हूँ, आप लिखिए, मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है? मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, आप लिखते चले जाइए। लिखिए, the highly energetic electrons, the highly energetic electrons when strike the target anode, when strike the target anode, they undergo they undergo a series of collisions, a series of collisions with the atoms of the lattice, a series of collision with the atoms of the lattice, a series of collision with the atoms of the lattice, and in each collision, in each collision, a a part of a part of the kinetic energy
is lost, a part of the kinetic energy is lost, which is which is released as a photon, which is released as a photon, which is released as a photon. फुल स्टॉप देके लिखिए, रिलीज एज अ फोटोन, फुल स्टॉप देंगे with with increasing order of collision, with increasing order of collision, the residual kinetic energy will be lesser, the residual kinetic energy will be lesser, and hence lesser loss of kinetic energy would take place, lesser loss of kinetic energy would take place, which ultimately would give us photons of lower energy, which would ultimately give us photons of lower energy and hence higher wavelength. Photons of lower energy and hence higher wavelength with increasing order of collision. Thus, thus, large number of electrons undergo large number of sequential collisions. Large number of electrons undergo large number of collisions, thereby emitting large number of photons. फिर से लिखिए, the most energetic photon, the most energetic photon, and hence the photon of least wavelength. Most energetic photon, and hence the photon of least wavelength will be emitted when the entire kinetic energy of electron is lost in a single collision. Is lost in a single collision. Thus, 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 this wavelength is termed as cutoff wavelength. This wavelength is termed as cutoff wavelength. Full stop देके लिखिए, we obtain we obtain all wavelengths larger than cutoff wavelength. We obtain all wavelengths larger than cutoff wavelength, and hence the name continuous X-rays. And hence the name continuous X-rays. Hence the name continuous X-rays. They are also known as Bremsstrahlung. Bremsstrahlung इसका मतलब है ब्रेकिंग रेडिएशन. BREAK नहीं, BRAKE मतलब रोकना, तोड़ना नहीं, ब्रेकिंग मतलब रोकना. ब्रेकिंग रेडिएशन इसका मतलब, ये जर्मन टर्म है. ठीक है, मतलब ब्रह्मशालन का मतलब होता है ब्रेकिंग रेडिएशन. ब्रेकिंग रेडिएशन क्यों बोला ये आपको ऑलरेडी समझाया है, क्योंकि बार बार उसकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी थोड़ी घटती चली जाती है, इस वजह से. इसको आप बेसिकली उस मॉडल से भी रिलेट कर सकते हैं, मैक्सवेल के मॉडल से भी रिलेट कर सकते हैं, जहाँ पे हमें ये पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करती है तो फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट करती है. हम उससे भी रिलेट करके इसको देख सकते हैं. जैसे अगर हम जैसे न्यूक्लियस की अगर बात करें, जैसे अगर इमेजिन करो यहाँ पे एक न्यूक्लियस है,
ये ध्यान रखो कि हम हाई मास नंबर वाले एलिमेंट की बात कर रहे हैं। सो इसके पास जो चार्ज होगी वो बहुत बड़ी होगी। जेड ई चार्ज है, जेड बहुत बड़ा है। और इसके चारों तरफ कुछ कुछ ऑर्बिट्स हैं इलेक्ट्रॉन के। बट यहाँ पे जब आप इलेक्ट्रॉन को, थर्मियॉन्स को शूट कर रहे हो, तो ये न्यूक्लियस के जितना क्लोज जाएगा, जितना क्लोज जाएगा, उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स वहाँ पे मिलेगा। और अट्रैक्टिव फोर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिलेगा, इसका मतलब उसकी डिफ्लेक्शन भी वो काफ़ी बड़ा कर पाएगा, ऐसा डिफ्लेक्शन कर पाएगा। तो तुम ये सोच के देखो कि अगर इसकी डिफ्लेक्शन इतनी बड़ी हो गई है, तो इस केस में इसके पास जो रेसिडुअल काइनेटिक एनर्जी होगी ना, वो मतलब इंसिडेंट के रेस्पेक्ट में वो कम दिखेगी आपको। और उसके इसका इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हो, तुम ऐसे सोचो, इसका मोमेंटम का चेंज, इसको इसको कंपेयर करो इससे। मतलब अगर मैं इसको थोड़ा रिलेटिवली दूर लेके जाऊं न्यूक्लियस से, सोचो थोड़ा रिलेटिवली दूर लेके जाऊं, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि इसकी डिफ्लेक्शन थोड़ी रिलेटिवली कम होगी? क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियस के फील्ड से थोड़ा दूर है। कह सकते हैं, नहीं कह सकते? हाँ सर। यस। राइट। अगर मैं इसको और दूर कर दूं, और दूर कर दूं, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन तो एक ही प्रॉक्सिमिटी पे नहीं आएंगे, कुछ तो ऐसे भी जाएंगे। अब खुद सोच के देखो कि सबके लिए मोमेंटम का चेंज सेम आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है? सबके लिए सेम आ रहा है कि डिफरेंट आ रहा है? डिफरेंट। वेक्टर्स है ना, वेक्टर को तो रिवर्ट डिफरेंट एंड आउट आएगा। करना पड़ेगा ना चेंज निकालने के लिए। तो सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट चेंज ऑफ मोमेंटम आ रही है। तो मोमेंटम का जो चेंज होगा एग्जैक्टली इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? आपको एक फोटोन भी मिलेगा। सबसे ज्यादा मोमेंटम का चेंज किस में मिलेगा? इस केस में। इस केस में आपको सबसे ज्यादा मोमेंटम का चेंज मिलेगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आपको फोटोन मिलेगी, इसके करस्पॉन्डिंग जो फोटोन मिलेगी, इसके करस्पॉन्डिंग ये आपको सबसे ज्यादा एनर्जेटिक फोटोन मिलेगी। इसके करस्पॉन्डिंग जो फोटोन मिलेगी वो रिलेटिवली कम मिलेगी एनर्जी की। और इसके जो मिलेगी ये रिलेटिवली और भी कम मिलेगी। तो इस केस में बेसिकली आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे न्यूक्लियस जो है, जो बेसिकली उसको ब्रेक लगा लगा के लेके गया है। अब तुम बोलोगे सर ब्रेक कहाँ लगाया उसने, तो स्पीड अप किया यहाँ पे। यहाँ पे वो स्पीड अप कर रहा है, बट इस पार्ट में वो ओवरऑल क्या कर रहा है? ब्रेक ही तो लगा रहा है ना। तो अब इसमें क्या होता है कि इसको इसको मॉडल करने जैसे थोड़ी सी इसको सोचना मुश्किल है, क्योंकि इसमें अब तक हम क्या करते आए थे, हम एनर्जी कंजर्वेशंस लगाते थे इसमें। हम कहीं पे हीट कंसिडर नहीं करते थे। बट यहाँ पे हीट एनर्जी, मतलब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो निकलना, उसका एक फैक्ट है, ये निकलती है। अब उस चीज़ को अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा मॉडल करूँ एक छोटे से सिचुएशन से, तो ऐसे सोच के देखो। जैसे इमेजिन करो कि मैंने ऐसा एक एक डिच बना रखा है, ठीक है, एक डिच है। और ये डिच से मैं एक ऑब्जेक्ट को पास कर रहा हूँ, ठीक है, ये सेम लेवल पे, इमेजिन करो सेम लेवल पे। इमेजिन करो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के पास कुछ ना कुछ एक वेलोसिटी थी, ठीक है, इसके पास कुछ एक काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के आई ले लेते हैं। और जब ये यहाँ पे गया तब इसके पास सेम लेवल पे आ गया। अब इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है, कुछ एक फाइनल काइनेटिक एनर्जी के एफ है। तुम सोचो कि अगर ये सरफेस जिस पे ये मूव कर रहा है, ये सरफेस जिस पे ये मूव कर रहा है, अगर ये रफ सरफेस हो, दिस इज अ रफ सरफेस, मैं रफ सरफेस की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना। तो इसमें जब ये नीचे की तरफ गिर रहा होगा, नीचे की तरफ गिर रहा होगा, तो ऑब्वियसली ये इस पार्ट में एक्सेलरेट ही करेगा, करेगा ना? ये एक्सेलरेट हाँ करेगा, सर। ये हाँ एक्सेलरेट। यस। हाँ सर। एनर्जी का लॉस होगा वो एक अलग बात है, बट एक्सेलरेट तो करेगा नीचे की तरफ। बट जब ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा होगा, तब क्या ये डिसलरेट करेगा? हाँ सर। हाँ मैं यस। ये तो नहीं बोल सकता ना भाई, एक पार्ट में एक्सेलरेट किया, दूसरे पार्ट में डिसलरेट किया, तो एनर्जी सेम हो जाना चाहिए, क्या मैं ये बोल सकता हूँ इससे? नहीं मिस। सर। नहीं, रफ सरफेस है। तो ओवरऑल तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि भाई फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज लेसर देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन होगा। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन। जैसे इसमें हम ये मॉडल को विजुअलाइज कर रहे हैं, सिमिलर मॉडल्स में आपको इसको भी विजुअलाइज करनी है कि भाई ये आ रहा है एक सर्टेन काइनेटिक एनर्जी से, ये जा रहा है एक डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी से। तो जो काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस है वो बेसिकली आपको एक फोटोन के फॉर्म में मिलेगा। तो इसके लिए काइनेटिक एनर्जी तो आपने ईवीए का काइनेटिक एनर्जी सबके पास है, ईवीए का सब सेम ही काइनेटिक एनर्जी से आ रहे हैं। बट यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी से वो जा रहे हैं वो सब डिफरेंट जा रहे हैं। इसको के ई वन कह लेते हैं, इसको के ई टू कह लेते हैं, इसको के ई थ्री कह लेते हैं। तो यहाँ पे जो फोटोन मिला है हमें, ये कितनी एनर्जी का फोटोन मिला होगा? अगर मैं यहाँ पे एनर्जी ऑफ फोटोन लिखूं, तो ये एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी रहेगी आप बताओ? ईवीए माइनस ऑफ के ई वन होगी। होगी नहीं होगी? हाँ सर। यस। इस फोटोन की एनर्जी कितनी होगी? इसको ईपी डैश अगर बोले तो कितनी है? ईवीए माइनस ऑफ के ई टू होगी। इसमें अगर ईपी डबल डैश कह लें तो ये क्या होगी? ईवीए माइनस ऑफ के ई थ्री होगी। आ रही है बात समझ में आपको? तो यस जो जो सर। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज प्रॉक्सिमिटी में जाएगा, उससे हमें ज्यादा एनर्जी का फोटोन मिलता रहेगा। तो इसमें आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितने सारे प्रॉक्सिमिटी सोचो पॉसिबल है। क्या प्रॉक्सिमिटीज एक दो है या इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रॉक्सिमिटीज पॉसिबल है?
इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रॉक्सिमिटीज पॉसिबल है। जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रॉक्सिमिटीज पॉसिबल है तो ऑब्वियसली इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिफ्लेक्शन पॉसिबल है। तो इसका मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेवलेंथ भी पॉसिबल आएगा। इस वजह से यहां पे ये कंटिन्यूस एक्सरेज आपको मिल रहे हैं। क्या सबको ये बात समझ आ गई है? यहां से ये सारा वेवलेंथ, जितने भी वेवलेंथ हो सकते हैं, सारे हमें मिलते हैं। बट हाँ, एक पर्टिकुलर पॉइंट के बियॉन्ड मतलब इंटेंसिटी इतनी घट जाती है कि वो एक्सरेज कहला नहीं सकता। क्योंकि एक्सरेज को तो आपको रहने के लिए वो 100 एंगस्ट्रॉम से अंदर रहना पड़ेगा। 100 एंगस्ट्रॉम एक्सीड कर जाओगे तो वो एक्सरेज नहीं कहलाएगा। इस वजह से मिल तो सारे रहे हैं बट हम उनको एक्सरेज और नहीं बोल पाएंगे। आई होप सबको समझ आ गई है। हाँ सर। ठीक है। यस। अब हम कैरेक्टरिस्टिक अच्छा, इसमें ही अभी वो कट ऑफ वेवलेंथ का कैलकुलेशन कर लेते हैं। सो फॉर कट ऑफ वेवलेंथ, फॉर कट ऑफ वेवलेंथ हमें क्या कंसिडर करना है? काइनेटिक एनर्जी का जो मैक्सिमम लॉस हो सकता था, यही हमारा मोस्ट एनर्जेटिक फोटोन देगा। एनर्जेटिक फोटोन देगा। इसीलिए हम E इंटू वी ए का लॉस कराया हमने, और इससे हम एच सी बाई लैम्डा सी कर लेंगे। इससे हमें बेसिकली वो कट ऑफ वेवलेंथ मिल जाएगी। अगर हमको न्यूमेरिकल पर्पस के लिए यूज करनी है तो क्या करोगे? आपको याद है, लैम्डा अगर कट ऑफ चाहिए इन एंगस्ट्रॉम, तो इसकी वैल्यू को क्या लिख लेंगे हम? 12400 डिवाइडेड बाय एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इन वोल्ट। सही लिख रहा हूं क्या मैं? हाँ क्योंकि हाँ। ई वी ए लिख रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही तो आ रहा है ना वहां पे। समझ आ रही है सबको? हाँ सर। अच्छा, आप देख के ध्यान से बताओ कि ये कट ऑफ वेवलेंथ जो है, क्या ये एलिमेंट डिपेंडेंट है? हमने कौन सा एलिमेंट यूज किया है, क्या ये इस पे डिपेंड कर रहा है? ये नो कट सर। ऑफ वेवलेंथ क्या एलिमेंट नहीं। डिपेंडेंट है? नो सर। नहीं है ना। कोई भी एलिमेंट यूज करो सबके लिए क्या मिलेगा? यही मिलने वाला है। इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल पे डिपेंडेंट है, एलिमेंट पे डिपेंडेंट नहीं है। मतलब हम डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट को भी यूज करेंगे, ये कट ऑफ वेवलेंथ हमें एग्जैक्टली सेम मिलने वाला है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे आप कि भाई दिस कट ऑफ वेवलेंथ इज, दिस कट ऑफ वेवलेंथ इज independent of independent of the element used as anode। ये ध्यान रखिएगा, ये थ्योरी के लिए अच्छी क्वेश्चन है। ठीक है। ये इस फैक्ट पे बेस करके आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे की कैलकुलेशन पे। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, अब ये सोच के देखो, पिछले वाले सिचुएशन में हमने देखो क्या इस इन इलेक्ट्रॉन्स का, क्या हमने ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन कंसिडर किया? नो सर। नहीं कंसिडर किया, वी डिड नॉट कंसिडर दैट। बट अब क्या होगा? अब हम वो कंसिडर करने वाले हैं। तो लिख लीजिए थ्योरी जल्दी से, मैंने जो बोला है वो लिखवा देता हूँ जल्दी से, फिर कैलकुलेशन पे चले जाएंगे। लिखिए। लिखिए। इफ इफ द हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, if the highly energetic electron strikes one of the orbiting electrons, if the highly energetic electron strikes one of the orbiting electrons, strikes one of the orbiting electrons, then due to impulse momentum transfer, due to impulse momentum transfer, the electron will be knocked off O double F, the field of the nucleus, knocked off the field of the nucleus, thereby leaving a vacancy, thereby leaving a vacancy in, thereby leaving a vacancy in the orbit। फिर से वे लिखिए। Since it's a high mass number element, since it's a high mass number element, कॉमा ये लिखिए, there are electrons in the higher orbit as well,
there are electrons in the higher orbit as well, which will make a transition, which will make a transition into the lower orbit, make a transition into the lower orbit, thereby thereby emitting a photon whose energy is whose energy is almost equal to whose energy is almost equal to the difference of energy of the two orbits, whose energy is almost equal to the difference of energy of the two orbits. फिर से वही लिखिए, as as the energy as the energy of electron in a particular orbit is a characteristic of the element. Energy of electron in a particular orbit is a characteristic of the element due to unique atomic number z, due to unique atomic number z, कॉमा ये लिखिए, the emitted photon will also be a characteristic of the emitted photon will also be a characteristic of the element used. Hence these are named characteristic X-rays. These are named characteristic X-rays. First of all, they are often known as fingerprints of elements. They are often known as fingerprints of elements. They are often known as fingerprints of elements. फिंगरप्रिंट्स को अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो एक बार जस्ट डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए इसको समझाने के लिए कि सिचुएशन क्या था हमारे पास। सिचुएशन ये था कि अगर यहाँ पे न्यूक्लियस है और यहाँ पे एक ऑर्बिट दिखा रहे हैं, कुछ सक्सेसिव ऑर्बिट्स आप दिखा सकते हो, ऐसे एक सक्सेसिव ऑर्बिट सोच लो। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये मान लो n=1 का लेवल है, ये n=2 का है और ये n=3 का है। अब यहाँ से क्या हुआ, बाहर से हमने ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे शूट होके आया, ये प्रोजेक्टाइल वाला इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जिसके पास काइनेटिक एनर्जी आपकी EVA की थी। ये आके यहाँ पे इस इनर शेल के इलेक्ट्रॉन से मान लो स्ट्राइक करता है। तो ये इसकी बात तो रेयरली चेंज होगी क्योंकि ये बहुत ही बड़ी एनर्जी से आया है, बहुत ही बड़ी एनर्जी से आया है। आप डिफ्लेक्शन न्यूक्लियस की वजह से थोड़ा दिखा सकते हैं, बट इन जनरल इसकी डिफ्लेक्शन जो है वो काफ़ी कम होगी। तो यहाँ से इसको हम डिफ्लेक्ट करके दिखा देते हैं, फाइनली ये बाहर निकल गया। और यहाँ से ये वाली जो इलेक्ट्रॉन है, जो ऑर्बिट की इलेक्ट्रॉन थी, ये बेसिकली आपकी भागी इधर कहीं पे। सो ये आपकी निकल के इधर चली गई है, इट हैज़ मूव्ड हियर। तो ये ऑर्बिट वाला जो इलेक्ट्रॉन जो है वो भी निकल गया और जो स्ट्राइक करने वाला था वो भी निकल गया। अब इससे क्या हो गया, अब एक वैकेंसी क्रिएट हो गई है। ये वैकेंसी को फिल करने के लिए इधर का इलेक्ट्रॉन भी जंप कर सकता है यहाँ से यहाँ, दिस कैन जंप फ्रॉम हियर टू हियर इन दी प्रोसेस। और इस जंप में वो क्या करेगा, यहाँ से के अल्फा फोटोन बाहर निकालेगा। अगर हायर लेवल का इलेक्ट्रॉन जंप किया, अगर हायर लेवल का इलेक्ट्रॉन जंप किया यहाँ से यहाँ, तो इससे जो फोटोन निकलेगी ये बेसिकली आपकी के बीटा फोटोन कहलाएगी। ये दूसरा इलेक्ट्रॉन किसी एक हायर लेवल के इलेक्ट्रॉन के साथ जंप कर स्ट्राइक कर सकता था। हो सकता था कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन आता, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आता और इसको सोचो ये स्ट्राइक कर सकता था यहाँ पे स्ट्राइक करता है इसको, तो इन जनरल वो खुद ऐसा मूव कर जाता, डिफ्लेक्ट करता, न्यूक्लियस के फील्ड में आके डिफ्लेक्ट तो करता ही करता।
बट फिर ये वाली इलेक्ट्रॉन खुद बाहर निकल जाती है इधर से इधर, ये खुद बाहर निकल जाती। अब इससे क्या होता है, फिर वहां पे वैकेंसी क्रिएट हो गई। उस वैकेंसी को फिल करने के लिए क्या करता है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन जंप करता है इधर। जब ये जंप करेगा इधर तो एल अल्फा का रेडिएशन निकलेगा। जब और हायर लेवल से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो एल बीटा निकलेगा। आपको समझ आ रही है? हाँ सर। यस। ठीक है। तो बात यह है कि अगर मान लो कि मुझे यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज निकालनी है, तो क्या हम बोर्स थ्योरी को यूज कर सकते हैं इसके लिए? क्या हम बोर्स थ्योरी को यूज कर सकते हैं? बोर्स थ्योरी हाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए वैलिड है, बट यहाँ पे तो मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम बोर्स थ्योरी को तो यूज नहीं कर पाएंगे। वी विल नॉट बी एबल टू यूज बोर्स थ्योरी फॉर दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, इतना तो पक्का है। अब प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे मान लो कि अगर मुझे सपोजली इधर के इलेक्ट्रॉन का सोचो करना है, इधर का इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे जंप कर रहा है, तो मैं बोलूं कि भाई अब ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी थी वो जब निकालनी है मुझे, सोचो। तो मुझे इसकी वजह से तो इन्फ्लुएंस में है ऑलरेडी, वो गोल गोल चक्कर काट रहा है, वो इसकी वजह से तो काट रहा ही है, ये तो पक्का है। बट साथ साथ में आप देखो यहाँ पे भी, इस इनर शेल में भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। इनकी वजह से तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो तो रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इसकी वजह से, न्यूक्लियस की वजह से अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, बट उनकी वजह से तो रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो रिपल्सिव फोर्स जब वो एक्सपीरियंस कर रहा है तो नेट फोर्स तो सेंटर की तरफ घट गया ना वो चीज। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस को, ये जो ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं। दे आर शील्डिंग द न्यूक्लियस। ये जो लोअर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हायर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक शील्डिंग इफेक्ट काम कर रहे हैं। तो शील्डिंग में क्या होता है, इफेक्टिव जो न्यूक्लियर चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो हायर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स फील करते हैं वो रिलेटिवली लेसर होगी, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। और ये कैलकुलेशन इतना सिंपल भी नहीं है। इतना सिंपल क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो ऑर्बिट में चक्कर काटते हैं, आपको पता है इतना सिंपल मॉडल है नहीं। प्रैक्टिकल मॉडल जो है वो इतना सिंपल नहीं है कि आप बोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग जैसे सोचते हैं कि एक ऑर्बिट में चक्कर काटता है। हर एक इलेक्ट्रॉन को जब आप ऑर्बिट से ऑर्बिटल में जब डिवाइड करते हैं तो शेप ऑफ ऑर्बिटल भी बदलती है। किसी का डम्बल शेप है, किसी का स्फेरिकल है। तो हर एक की स्क्रीनिंग जो है वो अलग अलग लेवल पे होती है। अगर स्फेरिकल शेल है तो फिर तो बहुत ही अच्छा है। स्फेरिकल शेल के लिए शील्डिंग आप 1 का मान सकते हैं। 1 मतलब पर इलेक्ट्रॉन के लिए। जैसे अगर मान लो कि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन मान लो बाहर निकल गया है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बचा है, ये जो इलेक्ट्रॉन बची हुई है, दिस रेसिडुअल इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो ये रेसिडुअल इलेक्ट्रॉन तो 1s का ये इलेक्ट्रॉन है ना, हाँ है या सर। नहीं है? 1s का इलेक्ट्रॉन है। हाँ सर। और यस एस सर। का, और एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल। मेडिकल। इसका मतलब आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसा एक स्फीयर है। अज्यूम कर हाँ। सकते हैं नहीं? यस। क्या स्फेरिकल चार्ज अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो क्या उसकी पूरी की पूरी चार्ज को हम सेंटर पे कंसंट्रेट नहीं करते? यस सर। अगर मैं सेंटर पे कंसंट्रेट कर दूं तो पहले से जेड ई था, अब एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मैंने वहां से सब्ट्रैक्ट करना है, तो नेट चार्ज कितना हो गया, Z-1 ई हुआ ना। कैन यू सी दैट? यस सर। ये किसके लिए हम बात कर सकते हैं, ये इस इलेक्ट्रॉन के लिए हम बात कर सकते हैं, इस इलेक्ट्रॉन के लिए। अब इफेक्टिव चार्ज बेसिकली मेरे लिए Z-1 हो गई है। ये के अल्फा के लिए इतनी आसानी से तो बोल दिया। बट अगर के बीटा के लिए बोलना हो तो ये इतना आसान कैलकुलेशन नहीं होने वाला है। ये तो समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है वो n = 2 के हैं, उसमें 2 तो एस शेल का है, बट 6 आपका पी शेल का है। तो उसमें पी शेल को तो आप सेंटर पे कंसंट्रेट नहीं कर सकते, डंबल को आप थोड़ी सेंटर पे कंसंट्रेट कर देते फोर्स कैलकुलेशन के लिए, वी कैन नॉट डू दैट। तो इसका मतलब वहां पे कैलकुलेशन इतना सिंपल नहीं होएगा। अच्छी बात यह है कि उसकी कैलकुलेशन हमको सीखनी भी नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ के अल्फा के लिए बस जानना है कि स्क्रीनिंग कांस्टेंट हमारी एक 1 होती है। बट बाकी कुछ भी के लिए भी हो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है। आई बात समझ में आप सभी को? हाँ सर। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है। यस सर। यस। तो हमें क्या करना है, इन जनरल अगर मान लो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज का आपको वेवलेंथ कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला कैसा रहेगा उसको एक बार देखते हैं। वेवलेंथ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज लिखिए। वेवलेंथ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। यहाँ पे बस आपको ये करना है कि पहले जो आप करते थे 1/λ = R × Z² × 1/n1² - 1/n2² वही करिए। बस यहाँ पे R × Z
माइनस ऑफ सिग्मा का स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस ऑफ 1/n2 स्क्वायर करना है। इसमें सिग्मा की वैल्यू आपको दी हुई होगी, दिस विल बी गिवन डेटा। सिग्मा जो है इसको हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट कह रहे हैं, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। अगर के अल्फा नहीं है तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट आपको दिया हुआ ही होगा, नहीं तो पूछेंगे ही नहीं, वो दिल नॉट आस्क यू, क्योंकि ये हमारे सिलेबस के फिर बाहर चला जाता है, हमको नहीं सीखना है ये चीज़, ठीक है। तो दिस इज स्क्रीनिंग कांस्टेंट। एंड जेड माइनस सिग्मा को आप ऐसे सोच सकते हो, दिस इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की तरह बिहेव करने लगता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी जस्ट थ्योरी ऐड कर लीजिए, लिखिए थोड़ी सी थ्योरी जैसे ऐड कर लीजिए। लिखिए, बोर्स मॉडल कैन नॉट बी डायरेक्टली अप्लाइड, बोर्स मॉडल कैन नॉट बी, अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स का थ्योरी लिखा है क्या मैंने? हाँ सर। लिखा हाँ दिया सर। ना? मुझे याद नहीं आ रहा है, मैंने सिर्फ क्या कंटिन्यूस का लिखा है या कैरेक्टरिस्टिक्स का भी लिखा सर दिया? लिखा दिया ने से कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक का ठीक लिखा है आपने। ठीक है ठीक है। अच्छा, बोर्स मॉडल कैन नॉट बी डायरेक्टली अप्लाइड हियर टू फाइंड the wavelength of characteristic to find the wavelength of characteristic X-rays, to find the wavelength of characteristic X-rays, since Bohr's model is applicable for single electron species, since Bohr's model is applicable for single electron species, Bohr's model is applicable for single electron species। तो चलो ये लिखिए, when when dealing with multiple electron species, when dealing with multiple electron species, तो हमें ये लिखिए, when an electron makes a transition, when an electron makes a transition from a higher energy level, from a higher energy level to any of the available vacancy in the lower energy level, any of the available vacancy in the lower energy level, कॉमा ये लिखिए, the nucleus, the nucleus appears to be shielded, the nucleus appears to be shielded by the inner orbit electrons, nucleus appears to be shielded by the inner orbit electrons, due to which the effective nuclear charge felt by, due to which the effective nuclear charge felt by the higher orbit electron become less, higher orbit electron becomes less। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, फॉर के शेल, के शेल, के शेल के अल्फा फोटोन, इसके लिए बात करें, इसके लिए पर्टिकुलरली हमें बस इसका कैलकुलेशन सीखना है। इसके लिए न्यूक्लियस इज शील्डेड बाय वन इलेक्ट्रॉन which is of 1s orbital, and therefore entire electronic charge can be concentrated at center, can be concentrated at center।
देयरफॉर सिग्मा की वैल्यू 1 गिव्स, अब हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगा, 1/λ इज इक्वल टू आर इंटू z-1 का स्क्वायर इंटू 1/1 -1/4। देखो सही लिखा है मैंने, सही लिखा yes, है। yes, लैम्डा के सबस्क्रिप्ट में के अल्फा लिख लेना, ठीक है, ताकि आपको ध्यान रहे कि हम ये के अल्फा के लिए सिर्फ कैलकुलेट कर रहे हैं। इसका मतलब 1/λ ऑफ के अल्फा, दिस बिकम्स आर 3/4 लिख लेते हैं डायरेक्टली, 3/4 टाइम्स ऑफ आर इंटू z-1 का स्क्वायर हो जाएगा। आप देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं डायरेक्टली इस रिजल्ट पे बेस्ड आ जाएंगे। तो हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, वन, या ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, 1/λ ऑफ के अल्फा, दिस इज प्रोपोर्शनल टू z-1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर मान लो कि कोई एक एलिमेंट कॉपर के लिए मैंने आपको के अल्फा दे दिया है, और आपको किसी एक मॉलिब्डेनम वाले मटेरियल के लिए मैंने आपको पूछ लिया बताओ के अल्फा कितना होगा, तो अब डायरेक्टली ये रिलेशन को यूज़ करो, अपने आप आंसर निकल जाएगा। एक का दे दिया, एक का पूछा, तो आप यहाँ से डायरेक्टली निकाल पाएंगे। इससे क्लियरली दिखेगा कि बेसिकली अगर हम एलिमेंट को बदलते हैं तो z बदलेगा, और z बदलेगा तो के अल्फा का वैल्यू जो है लैम्डा का वो भी बदल जाएगा। इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज जो है वो आपकी मटेरियल चेंज करने से आपकी चेंज होगी, वो बदल जाएगी। तो यहाँ से हमने क्या सीखा, हमने यहाँ से ये सीखा, चेंजिंग द टारगेट एनोड changes z and therefore changes lambda of k alpha। ठीक है, सबको समझ आ गई, इसका मतलब वो मेटल डिपेंडेंट है, ध्यान रखिएगा। इसी इसी इक्वेशन, इसको बेसिकली डिटेल में जिन्होंने स्टडी किया था वो बेसिकली मोजले थे। मोजले ने इस चीज़ पे बहुत ही डिटेल्ड पढ़ाई करी थी। मोजले और बोर्स जो है वो ऑलमोस्ट पैरेलली, मतलब एक ही टाइम पे काम कर रहे थे, बट इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे। बोर्स को मोजले के बारे में पता नहीं था और मोजले को बोर्स के बारे में पता नहीं था। मोजले जो थे वो बस एक्सपेरिमेंटली एक्सरेज का कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज को वेवलेंथ बस कैलकुलेट कर रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट टारगेट एनोड को हिट करके। डिफरेंट डिफरेंट टारगेट एनोड ले रहे हैं और उसका लैम्डा के अल्फा को प्लॉट कर रहे हैं, लैम्डा के अल्फा की वैल्यू को निकाल रहे हैं। इससे ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी भी निकल जाएगी, क्योंकि फी इक्वल टू एफ लैम्डा लगा के हम क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को निकाल सकते हैं। उन्होंने एक इंटरेस्टिंग चीज जो ऑब्जर्व करी कि फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट करके अगर मैं जेड के अगेंस्ट प्लॉट करूं, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट करके अगर हम जेड के अगेंस्ट उसको प्लॉट करें, तो ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आती है। और ये बात मतलब मोजले से पहले जो थी वो पीरियोडिक टेबल आपकी एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग अरेंज थी। मोजले से पहले मैं बात कर रहा हूँ, जो पीरियोडिक टेबल थी वो आपकी एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग अरेंज थी। बट फिर जब मोजले आए, तब उन्होंने बताया कि जो पीरियोडिक टेबल का अरेंजमेंट होना चाहिए वो एटॉमिक वेट के नहीं, एटॉमिक मास नंबर के, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, नॉट एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग। ये उन्होंने बताया। पीरियोडिक टेबल में उसमें कुछ कुछ खाली स्पेसेस भी थे जब एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग अरेंज थे, मेरे को नंबर्स याद नहीं है, वो भूल गया मैं। बट कुछ कुछ जगह पे खाली था, उसमें कुछ एलिमेंट्स आपके डिस्कवर्ड भी नहीं थे। तो वो खाली स्पेसेस जो थे वो दिख रहा था कि भाई कि भाई यहाँ पे कोई एलिमेंट है जो हमने अभी तक डिस्कवर नहीं किया है पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि वहाँ पे कुछ जेड की वैल्यूज जो है फीड करने पे कुछ वैल्यू मिल रही थी, कि मैं देर शुड हैव बीन सम एलिमेंट ओवर हियर। तो वो चीज़ उन्होंने डिस्कवर करी थी। उसको मोजलेस रिलेशन कहते हैं, इसको मॉडिफाइड रिडबर्ग्स फार्मूला भी कह सकते हैं। ये जो फार्मूला हमने यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ पे लिख रखा है, इसको आप मॉडिफाइड रिडबर्ग्स फार्मूला की तरह याद रखिएगा, ठीक है। दिस इज मॉडिफाइड रिडबर्ग्स फार्मूला। उसी को जब फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिखते हैं तो उसको मोजलेस रिलेशन बोलेंगे, वो भी अलग से कर लेते हैं। दिस इज मॉडिफाइड रिडबर्ग्स फार्मूला, लिख लीजिए, मॉडिफाइड रिडबर्ग्स रिडबर्ग्स फार्मूला। अब एक बार मोजलेस रिलेशन भी देख लेते हैं जल्दी से। लिखिए मोजलेस फॉर्मूला। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी लेंगे, ठीक है, दिस इज फ्रीक्वेंसी। और इसकी वैल्यू को उन्होंने प्लॉट किया, तो उसका रिलेशन कुछ ऐसा आ रहा था, दिस वाज सम कांस्टेंट ए इंटू जेड माइनस ऑफ बी, ऐसा एक रिलेशन उनके पास आ रहा था। मतलब जब उन्होंने प्लॉट किया स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी को अगेंस्ट जेड, तो ऐसा एक ग्राफ उनको दिख रहा था। यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी प्लॉट करें,
अगेंस्ट जेड। तो आप देख ही सकते हैं ये स्ट्रेट लाइन का पॉजिटिव स्लोप है और नेगेटिव इंटरसेप्ट है। तो ये ग्राफ कुछ आपको ऐसे दिखाई देगी, दिस इज व्हाट यू सी। ऐसा है आपको दिखेगा। अब ये चीज को एक्चुअली उन्होंने बोर्स थ्योरी से नहीं डिराइव किया था, ही डिड नॉट डिराइव यूजिंग बोर्स थ्योरी। उन्होंने बस एक्सपेरिमेंटली किया था, मैं बोल रहा हूँ। उनको ए और बी के बारे में नहीं पता है, क्योंकि बोर्स थ्योरी उनके पास था ही नहीं, ही वॉज वर्किंग इंडिपेंडेंटली। तो उनको नहीं पता था इन सब चीज़ों के बारे में, बस वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। और एक्सपेरिमेंट में जो फ्रीक्वेंसी के कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज के जो फ्रीक्वेंसी मिल रहे हैं, उसको जेड के साथ वो बस प्लॉट करते जा रहे थे। तो बस प्लॉट किया उन्होंने। तो प्लॉट करने के बाद ऐसा एक कर्व आया। और इस कर्व के लिए जब उन्होंने स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाला तो इस फॉर्म का आ रहा था, जहां पे ए और बी की वैल्यूज बस डिफरेंट डिफरेंट आते रहेंगे आपके पास, कि कौन सा इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है, क्या ये के अल्फा का हो रहा है या के बीटा का हो रहा है। उसके अकॉर्डिंग ए और बी के वैल्यूज क्या होंगे, बदलेंगे, दैट्स इट। तो अब अगर मैं यहाँ पे इसको अगर मैं डेराइव करके दिखाऊं, इसको डेराइव करके दिखाएं, इसको डेरिवेशन देखो, इसका क्या आएगा। अगर हम जानते हैं मॉडिफाइड डिरोक्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, 1/λ इज आर इंटू जेड माइनस ऑफ सिग्मा इसका होल स्क्वायर इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस ऑफ 1/n2 का स्क्वायर। अब हम 1/λ को फ्रीक्वेंसी के टर्म से लिखें। हमें ये भी पता है ऑल्सो, वी हैव सी इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा होती है। तो यहां से 1/λ की वैल्यू को हम पिकअप करके डाल सकते हैं कि न्यू की वैल्यू बिकम्स इक्वल टू, ये हो जाएगी आपके पास 1/λ, तो सी इधर आर एच एस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आर सी इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस ऑफ 1/n2 का स्क्वायर। एंड इसके साथ आपके पास z माइनस ऑफ सिग्मा का होल स्क्वायर भी आ जाएगा। अब चेक करो, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूँ, तो रूट अंडर ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास हो गई रूट अंडर ऑफ आर सी इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस ऑफ 1/n2 का स्क्वायर। और इस पूरे टर्म के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है कैसे, z माइनस ऑफ सिग्मा को मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है। अब देखो एक गिवन ट्रांजिशन के लिए, गिवन ट्रांजिशन मतलब जैसे n इक्वल के शेल का ही सोच लो, तो n1 n2 की वैल्यू तो फिक्स्ड ही है। तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा आपके लिए, फिक्स हो जाएगा। और उसके लिए सिग्मा की वैल्यू 1 है, वो भी फिक्स हो गई है। तो इसका मतलब z को बदलते रहेंगे तो ये टर्म क्या होगा आपका, बदलता रहेगा, दैट्स इट। एलिमेंट बदलोगे तो फिर आपका ये वाला टर्म जो है ये बदलता रहेगा। बट ये वाली वैल्यू जो है वो एक गिवन ट्रांजिशन के लिए कॉन्स्टेंट है। तो इसी को हम यहाँ पे क्या कर सकते थे, ए और बी से रिप्लेस कर सकते थे। तो इसी को हम क्या लिख लेते, ए इंटू जेड माइनस और बी लिख लेते, जहाँ पे हम ये मेंशन कर सकते हैं जहाँ पे हम ये मेंशन कर सकते हैं कि ए की वैल्यू इज स्क्वायर रूट ऑफ आर सी इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस ऑफ 1/n2 का स्क्वायर। और ये जो बी है, ये बेसिकली अपना स्क्रीनिंग कांस्टेंट ही है, जो कि आपके यहाँ पे आएगी। आई होप आप सबको बात समझ आई है, हाँ सर। क्लियर है सबको। यस सर। Yes, sir. ठीक है, चलिए एक छोटा सा एप्लीकेशन एक्सरेस पे करके देखते हैं। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। न्यूमेरिकल आएगा तो आपके इधर से एक के अल्फा रेडिएशन का वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए, और दूसरा आपका लैम्डा कट ऑफ कैलकुलेट करने के लिए, वो दोनों जगह से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और थ्योरी ऑब्वियसली आपको याद रखना पड़ेगा। एप्लीकेशन देखो एक, मान लो यहाँ पे इंटेंसिटी को प्लॉट कर रहे हैं और यहाँ पे वेवलेंथ को प्लॉट कर रहे हैं, और हमने दो अलग अलग एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के लिए दो अलग अलग मटेरियल का आपको ग्राफ दिखा रखा है। ठीक है, these graphs are drawn for two different target anodes using two different accelerating potential। आपको ये बता दिया है क्वेश्चन में, they have given us the information that these two represent k alpha, these are k alpha radiation for two different elements with atomic number z1 and z2, atomic number z1 and z2।
इसको आप कह लो, ये वाला पहला वाला है, दिस इज वन एंड दिस इज टू, ठीक है। अब दोनों के लिए जो जो हमने एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल ले रखा है वो भी अलग लिया है। द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इज ऑल्सो डिफरेंट, ठीक है। एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल यूज्ड फॉर द टू टारगेट्स व V1 एंड V2 रेस्पेक्टिवली। अब इस ग्राफ को आपको देख के आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है कौन सा करेक्ट है। चूज करेक्ट ऑप्शन। पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है V1 इज ग्रेटर देन V2 एंड Z1 इज ग्रेटर देन Z2। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है V1 इज ग्रेटर देन V2 एंड Z1 इज लेसर देन Z2। तीसरा ऑप्शन इज V1 इज लेसर देन V2 एंड Z1 इज ग्रेटर देन Z2। चौथा ऑप्शन इज V1 इज लेसर देन V2 एंड Z1 इज लेसर देन Z2। बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्या नहीं सर बता पा रहे हैं? ऑप्शन 3 होगा। ऑप्शन थ्री होगा, जस्टिफाई करिए एक बार। सर अगर हम जो कट ऑफ वोल्टेज के लिए, कट ऑफ वेवलेंथ के लिए जो हम कहते हैं, तो वो हमारा लाइक लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/v आएगा। यस, लैम्डा कट ऑफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, ठीक है। हाँ सर। तो वहाँ से अगर हम ग्राफ में देखें तो 1 का लैम्डा हमको ज़्यादा दिया है, तो तो भी उसका हमारा 1 एक्सेलरेटिंग का पोटेंशियल कम होना चाहिए। हाँ। ठीक है, तो और यहाँ से हमें ये पता चल गया कि V1 इज लेसर देन V2। सही कहा आपने। फिर और लैम्डा के अल्फा 1/लैम्डा के अल्फा प्रोपोर्शनल टू जेड का स्क्वायर, Z-1 का स्क्वायर आता है। सही है। तो वहाँ से हम देखेंगे तो हमारा लैम्डा के अल्फा 2 के लिए ज़्यादा है, 1 के लिए छोटा है। हम्म। तो हमारा जेड 2 के लिए छोटा होगा, 1 के लिए ज़्यादा होगा। सही है, सबको समझ आ गई है। यस। यहाँ से कंक्लूजन ये आया कि जिसका Z ज़्यादा होगा उसका वेवलेंथ क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इसका मतलब Z1 इज ग्रेटर देन Z2 आ जाएगा। तो ऑप्शन थ्री आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्लियर है सबको। अच्छा, एक एक और अच्छी चीज, अच्छा ठीक है, मैं इसको थ्योरी पे पढ़ा दूंगा। 15 मिनट ही बचा।